नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ट्रेड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजारों ने लगाया है तेजी का सिक्सर और निफ्टी बैंक में कल हमने देखी करीब 1200 अंकों के आसपास की तेजी। एफपीआईज को भी सेबी ने राहत दी है। कल की जो बोर्ड बैठक हुई है उसमें डिस्क्लोजर के लिए एयूएम की जो सीमा थी पहले 25,000 करोड़ रुपए थी, अब उसको बढ़ाकर कर दी है 50,000 करोड़ रुपए, यानी कि सीधे के सीधे डबल। तो ये एक बड़ी राहत है एफआईआईज के निवेश को लेकर, एफएनओ को लेकर तमाम चिंताएं थी सेबी को, लेकिन नए सेबी चीफ के पहली बैठक में ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। लेकिन बाजार के लिए कुछ कुछ चिंताएं भी हैं, टैरिफ को लेकर थोड़ी राहत भी है। वो क्या चिंताएं हैं, क्या राहत है, इस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन पहले 4 ट्रिगर जरा देख लेते हैं जिन पर आज बाजार की नजर रहने वाली है। 4 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। अमेरिकी बाजारों में कल हमने शानदार तेजी का दौर देखा है और डाउ जोन्स करीब 600 अंक चढ़ा। गिफ्ट निफ्टी की बात करें, गिफ्ट निफ्टी में करीब 60 अंक ऊपर इस वक्त कारोबार होता हुआ आपको दिखेगा। एफआईआईज की कैश में तीसरे दिन बाइंग हुई है और बहुत लंबे समय के बाद ऐसा हो रहा है कि हम लगातार 3 सत्र की बाइंग एफआईआईज की तरफ से कैश में देख रहे हैं। तो ये एक निश्चित तौर पर पॉजिटिव ट्रिगर है। सेंटिमेंट के लिहाज से काफी बड़ा है ये, क्योंकि सबसे बड़ा अगर बाजारों के लिए कोई पेन पॉइंट था तो एफआईआईज की ये बिकवाली ही थी। अब वो खरीदारी में तब्दील हो गई है। इसके पुख्ता संकेत मिल गए हैं लगातार 3 दिन की बाइंग से। ब्रेंट क्रूड $73 के आसपास है। ये तेजी जो आ रही है उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के ऑयल को लेकर सख्ती की है और तमाम देशों को धमकी दी है कि जो भी देश वेनेजुएला से ऑयल खरीदेगा उस पर 25% का फ्लैट टैरिफ लगाया जाएगा। और उसके बाद हमने क्रूड में 1% का उछाल फिर से देखा है। इसके अलावा आरबीआई की तरफ से कुछ रिलैक्सेशंस आए हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लोन के नियमों में बदलाव किया गया है, सीमा बढ़ी है। तो निश्चित तौर पर ये बैंकिंग सेक्टर के लिए, एनबीएफसीज के लिए एक पॉजिटिव कदम निश्चित तौर पर है। आज देखते हैं कि किस तरह के वहां पर आज बदलाव होते हैं और किस तरह से शेयर ट्रेड करते हैं। लेकिन सीमेंट शेयरों में हाल फिलहाल तेजी देख भी रहे थे। अंबुजा, अल्ट्राटेक, डालमिया भारत पर यूपीएस अब बुलिश हो गया है। तो ये तीनों के तीनों शेयर भी आज निश्चित तौर पर फोकस में रहने वाले हैं। लेकिन चलिए सबसे पहले चर्चा करते हैं ग्लोबल बाजारों की, जहां पर कल हमने अमेरिका में शानदार तेजी का दौर देखा है। डाउ जोन्स करीब 600 अंक चढ़ा है और नेस्डेक की जो तेजी रही करीब 400 अंकों के आसपास की रही। तीनों के तीनों इंडेक्स, डाउ, एसएनपी, नेस्डेक, ये डे हाई पर जाकर बंद हुए। एसएनपी ने लगाई है सेंचुरी। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया था और फिर उसका मायना यह निकाला गया कि डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ को लेकर जो स्टांस है वो शायद थोड़ा सा सॉफ्ट जरूर हो रहा है और उसके चलते अमेरिकी बाजार में उत्साह बना है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को अपने एडवाइजर्स के जरिए कम से कम ये समझ में आ रहा होगा कि ये टैरिफ जो है अमेरिका के हित में नहीं है और अभी हमें परेशान कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, वो अमेरिका के अगर हित की सोचते हैं तो उनको इस बारे में विचार करना पड़ेगा। और ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ ऐलान किया था वो दरअसल तमाम देशों को धमकी थी कि वो टैरिफ अपने यहां कम करें। ट्रंप अपना टैरिफ बढ़ाना नहीं चाहते। ट्रंप चाहते हैं कि दूसरे देश अमेरिकी सामानों पर टैरिफ कम करें। अब इस तरह के ज्यादा कोई कदम हमने बाकी देशों की तरफ से देखे हैं नहीं। अब देखना होगा कि 2 अप्रैल की जो डेडलाइन है रेसिप्रोकल टैरिफ की, उसके पहले ट्रंप क्या करते हैं। हालांकि इकोनॉमिस्ट, ट्रंप के कुछ एडवाइजर्स भी ये मान रहे हैं कि तब तक थोड़ा सा अनिश्चितता का माहौल बना रहेगा और हम थोड़ी वॉलिटिलिटी हो सकता है कि बाजारों में भी वो देख सकते हैं। लेकिन कल का सत्र बढ़िया रहा अमेरिकी बाजारों में। आज के अगर हम कुछ संकेतों की बात कर लें तो मार्च के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के आंकड़े आएंगे, फरवरी के घरों की बिक्री के आंकड़े आएंगे अमेरिका में, और दोनों चीजें ये कंज्यूमर के सेंटिमेंट को, वहां पर डिमांड की स्थिति को दर्शाएंगी। तो ये क्रूशियल आंकड़े हैं अमेरिका में। एशियाई बाजारों में हम देखने की मिलाजुला कारोबार हो रहा है। हालांकि जापान के बाजार निक्के में करीब 300 अंकों के आसपास का उछाल है, लेकिन हैंगसेंग में करीब 0.25% के आसपास की गिरावट पर कारोबार इस वक्त हो रहा है। चीन में हम देख रहे हैं कि फ्लैट टू नेगेटिव कारोबार आपको होता हुआ दिखेगा। इस वक्त थोड़े वोलेटाइल है चाइनीज मार्केट, फ्लैट टू नेगेटिव कारोबार कर रहे हैं। अन्य संकेतों की बात करें, चूंकि अमेरिकी बाजारों में थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ी है, टैरिफ को लेकर स्टांस से थोड़ा सा सॉफ्ट होता हुआ दिख रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, कम से कम स्टेटमेंट्स में, कदमों में भी नहीं है, यह भी बयानों में है। देखते हैं कि आगे वो क्या करते हैं। तो इसके चलते हमने देखा कि जो बॉन्ड यील्ड है अमेरिका में थोड़ी सी स्पाइकअप हुई है। वो अब बॉन्ड यील्ड है 4.3% के ऊपर। डॉलर इंडेक्स है 104 पर, 104 के नीचे आ गया था, 103 104 के बीच में आ गया, थोड़ी सी बढ़त वहां पर आई है। और उसके चलते हम देख रहे हैं कि सोने पर दबाव आया है। भाव हालांकि अभी भी $3020 के आसपास है सोने के।
कच्चे तेल की बात करें तो ट्रंप ने वेनेजुएला पर सख्ती बढ़ाई है और यह कहा है कि जो भी देश वेनेजुएला से ऑयल खरीदते हैं उनके ऊपर वो 25% का टैरिफ लगाएंगे। आपको बता दें कि चीन और भारत ये वेनेजुएला के ऑयल के सबसे बड़े खरीदार रहे हैं। इनफैक्ट वेनेजुएला ने जो 2024 में एक्सपोर्ट किया उसमें से आधा इंपोर्ट अकेले भारत ने किया था। हालांकि भारत के टोटल इंपोर्ट का जो वेनेजुएला से हिस्सा था वो 1.5% के आसपास का था, तो ज्यादा कोई इंपैक्ट भारत पर नहीं आएगा। बट हाँ, चीन के आंकड़ों पर नजर रहेगी कि वहां से किस तरह से बाइंग होती है। लेकिन कच्चा तेल 1% के ऊपर है, $73 के आसपास के भाव में, बहुत ज्यादा तनाव की बात नहीं है। गिफ्ट निफ्टी आज फिर से 6 दिनों की तेजी के बाद भी आज हम देख रहे हैं कि गर्मी का माहौल है और 72 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी 23,760 के आसपास खुलने के संकेत दे रहा है। तो ओवरऑल अगर हम ग्लोबल बाजारों से बात करें तो संकेत ठीक ठाक है। अब आते हैं एफआईज पर, और एफआईज के साथ साथ एक और चीज हुई है, वो हुई है सेबी की बोर्ड बैठक। उस पर भी चर्चा करेंगे। डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले सेबी की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम एफआईज पर आएंगे। सेबी की दरअसल कल बोर्ड बैठक हुई है और सेबी ने एक काम किया है कि जो डिस्क्लोजर्स नियम है एफआईज के लिए उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया है एफपीआईज के लिए। उससे होगा ये कि अभी जो निवेश आ रहा था उसकी छानबीन, उसकी पड़ताल की जाती थी, अब वो उसको लेकर ज्यादा तनाव नहीं होगा। ऐसा नहीं कि वॉल्यूम पर बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ जाएगा, बट एक रिलैक्सेशन जरूर है। 25,000 करोड़ रुपए की सीमा थी, उसको बढ़ाकर कर दिया गया है 50,000 करोड़ रुपए का। एफआईज की लगातार 3 सत्र में बाइंग हुई है। डिम्पी, ये 2 पॉजिटिव संकेत अगर हम बाजारों की बात करें तो लगातार तेजी के बीच ये 2 बढ़िया संकेत बाजार के लिए आज हैं। पहले तो गुड मॉर्निंग आपको, और फिर से आप देख पा रहे हैं गिफ्ट निफ्टी आपको हरे निशान में दिख रहा है। ये अच्छा साइन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग साइन है कि इतनी बढ़िया शॉर्ट कवरिंग एक्सपायरी वाला वीक, फिर सेबी की बोर्ड बैठक कंप्लीट हुई और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की बात अभी आप बता रहे थे। हालांकि हमने और आपने पहले ही इस बार में डिस्कस करके इसको ऑलमोस्ट ज़ीरो कर रखा था और अपने इन्वेस्टर्स के सामने ये व्यू पॉइंट भी रख रखा था कि भाई अब आप टैरिफ से ज़्यादा मत डरो। एक तो टैरिफ से आप इम्यून हो चुके हो, पहला पॉइंट। दूसरा, टैरिफ जितना, देखो एक बात बताओ, मैं आपको, चलो आप नौकरी कर रहे हो तो मैं आपकी नौकरी में आपसे क्या छीन सकता हूँ? ज़्यादा से ज़्यादा आपकी नौकरी, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं छीन पाऊंगा ना आपका मैं यश छीन पाऊंगा, ना आपका मैं पैसा छीन पाऊंगा, ना कोई और चीज़। ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी छीन लूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप डोनाल्ड ट्रंप क्या कर सकते थे? हमारे ऊपर रेसिप्रोकल टैक्स लगा सकते थे, चरम सीमा है टैक्स की। इसके ऊपर टैक्सेशन नहीं किया जा सकता कि भाई जितना आप लगाते हो उतना हम लगाएंगे। चलो हम 100 लगाते थे, हमने मान ली बात, हम आपका जो 100 रुपये का प्रोडक्ट आता था हम उसको 200 करके इंडिया में बेचते थे, ठीक है, ये बात सच है। अब आप भी तो ऐसे करो, इससे ज़्यादा चरम सीमा को तो पार नहीं कर सकते थे। तो आप ऑलरेडी इस सारी चीज़ों को डिस्काउंटिंग कर चुके हो और ये बात सारी दुनिया जानती है, सब लोग जानते हैं कि बोला अलग जाता है, बिजनेस टेबल्स पे बात अलग होती है और एग्जीक्यूशन में अलग काम होता है। क्या इस देश में नियम कानून नहीं है? क्या पुलिस नहीं है? और इसके बावजूद भी क्राइम तो होता है ना। तो ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप अगर कुछ बात बोल रहे हैं तो पीछे पीछे आप और भी कुछ समझिए कि कुछ और चीज़ें ओपन भी हो रही हैं। तो मेरे को टैरिफ को लेकर पहले से स्टांस उनके सख्त थे, उसका बाजार का रिएक्शन था, बस वहीं तक ही सीमित था। उसके बाद एक बहुत हद तक जब आप इसको धरातल पे उतारते हो तो ये असंभव जैसी सिचुएशन थी कि आप रेसिप्रोकल टैक्स लगा दोगे और वो एप्लीकेबल भी हो जाएगा, ये बहुत मुश्किल लगता है। और ये 2 तारीख की जो अभी आप बात बता रहे हो कि सेट ऑफ टैक्सेस की कैलकुलेशंस होगी, मेरे को लगता है कि मार्केट ने उसको डिस्काउंट किया हुआ है। अब आपने दूसरा पॉइंट उठाया सेबी वाला कि सेबी के अंदर एफपीआई डिस्क्लोजर नॉर्म्स हैं उसमें राहत दी गई है। देखिए, एफपीआई को या एफआईज को मार्केट में ल्योर करने के लिए या फिर बुलाने के लिए या फिर अपने पास रखने के लिए 2 अलग अलग एजेंसीज भी हैं। पहला, इसमें से एक सेबी भी एक तरह की एजेंसी है जो एफआईज के कामकाज को अच्छे से रेगुलेट करती है इंडिया में। या तो वित्त मंत्री साहिबा खुद आके कह देती कि भाई हमने टैक्सेशन को ख़त्म कर दिया या टैक्सेशन को कम कर रहे हैं जी, ये जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वाली कैलकुलेशन है इसको हम एक तरफ की टैक्सेशन में लेके आ रहे हैं। दूसरा, या तो मिस्टर गवर्नर आरबीआई के जो चेयरपर्सन है वो कुछ आके कहते जो कि एफपीआई फेवरेबल होता, ठीक है। तीसरा, या तो सेबी की नोडल एजेंसी है वो कुछ आके कहती। तो कल जब सेबी की बोर्ड बैठक हुई उसमें बात निकल के आई कि भाई हम आपको कुछ डिस्क्लोजर नॉर्म्स में रिलैक्सेशन दे सकते हैं। ध्यान रखा जाए, सेबी के नए चेयरपर्सन आए हैं, वो अपना काम करने के लिए आए हैं और ये बात सही है कि जिस समय उन्होंने कार्यभार संभाला काफ़ी टफ पोजीशन है। टैक्स टेररिज्म आप मोटा मोटी देख ही पा रहे होगे, तो आपको दिख ही रहा है। तो वो एक गंभीर समस्या है, उसको जूझने के लिए ये सेबी का जो कदम है मेरे को लग रहा है काफ़ी बढ़िया कदम है और इससे एफआईज भारत में न केवल आएगा बल्कि टिकेगा।
आना बड़ी बात नहीं है, आ तो रहा ही है, 15% से तो आ ही चुका अब, लेकिन इसको टिकाना बहुत बड़ी बात है। तभी आप एक नए हाई की तरफ बढ़ोगे या फिर आपका बाजार बहुत हेल्दी हो जाएगा। नहीं तो आपने बिना एफआईज के भी जी के देख लिया है, आप रोज़ परेशान और रोज़ दुखी होते थे। तो इसलिए मान के चलिए कि डीआईज और एफआईज आपकी दो आंखें हैं, एक आंख में भी अगर प्रॉब्लम होगी तो पूरे शरीर में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, ये बात तय है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे कि एफआईज की होल्डिंग्स बढ़ी है कि क्या हुआ है। देखिए एफआईज की होल्डिंग पिछले 4-5 दिन से ना हो क्या रहा था कि 4-4, 5-5% बढ़ती थी। मैं को याद है मेरे को तो सारे नंबर्स, मैं आपको नंबर भी बताता हूँ। 15 से 18 हुए, 18 से 20 हुए, 20 से 24 हुए, 24 से 26, 26 से फिर सीधा 30 हुए, 29 हुए, 29 से 32, 32 से कल भी हम 32 ही रहे हैं। तो इस चरण में हम बढ़े हैं, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कल ना परसेंटेज में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। तो ये आके कब होता है? ये तभी होता है जब बाजार या तो बहुत वर्टिकल राइज ले जाए या फिर आके बस अब उनको लगता है कि हमने जितना पोजीशनिंग थी उसकी भी हमने माल खरीदा है, अब थोड़ा रुकना चाहिए। तो कल जब एफआईज की पोजीशनिंग हुई 32% के आसपास, ये थोड़ा ठहराव देगी आपको और कुछ नहीं देगी, एक नुकसान नहीं पहुंचा रही, ये ठहराव देगी आपको। दूसरा, रिटेल की होल्डिंग्स में थोड़ी और कमी आई है, वो 56% हो गया, 57 था 56 हुआ है। देखो 23,500 तक आते आते निफ्टी ने करीब 33% की रिकवरी की है, लेकिन बैंक निफ्टी की जो रिकवरी है मोर देन 50% की हुई है, और ये सिर्फ 15 दिनों में हुई है, सिर्फ 15 दिनों में। जो 5 महीने का नुकसान था करीब 6,000 पॉइंट का बैंक निफ्टी का, उसमें से करीब 3,000 पॉइंट बैंक निफ्टी के सिर्फ 15 दिनों में जुड़े हैं। आज से 15 दिन पहले यानी कि 1 मार्च, 15 से 20 दिन लगा लो, तो 1 मार्च तक आप करीब करीब 48,000 के आसपास घूम रहे थे, अब आप घूम रहे हो 51,000 समथिंग के आसपास। तो ये सिर्फ 15 दिनों में हुआ, तो वर्टिकल राइज हुआ है। एक और चीज़ मैं एफआईज में बताता हूँ, एफआईज का नंबर ऑप्शंस का ना आप रोज सेल का बड़ा नंबर देख पा रहे होंगे। कल भी बड़ा नंबर आया जो कि 19,000 करोड़ का है। ये कर क्या रहा है, ये क्यों बड़ा नंबर आ रहा है एफआईज ऑप्शंस के अंदर जबकि कैश के अंदर खरीदारी आई है? मेरे सहयोगी अभिषेक आपको बार बार ये बता रहे हैं कि देखिए अब एफआईज मार्केट में लौट आया है। एफआईज का लौटना 2 चरणों में चेक किया जाता है, पहला लॉन्ग साइड पे कितना है और दूसरा कैश साइड पे कितना आ रहा है। कैश की वेटेज इस पूरी प्रोसेस में जो मैं चर्चा कर रहा हूँ सिर्फ 20% भी नहीं है। 80% पोजीशंस उनकी एफ&ओ में कहाँ पे कैसे कैसे प्लेसमेंट हुई है, ये इंपॉर्टेंट होता है। कैश तो बहुत छोटी सी चीज़ है एफआईज के हिसाब से, उनकी तो 20% भी वेटेज नहीं है। मैं आपको बढ़ते हुए कैश की पोजीशन में भी मार्केट गिरता हुआ दिखा दूंगा, है ना। ये ऐसे बैक टेस्टेड है सारी चीज़ें। अब आप देखो 19,000 करोड़ का नंबर आया है ये ऑप्शंस का, ये टिपिकली एक्सपायरी और शॉर्ट कवरिंग की वजह से आ रहा है, ठीक है। तो शॉर्ट कवरिंग से होता, चलो मैं इसका एक बेस्ट एग्जांपल आपको दिखाता हूं। आप 23,800 की कॉल दिखा सकते हो 1 मिनट के लिए, इसको मैं प्रूव करवाता हूं। 19,000 करोड़ का जो नंबर आ रहा है ये देखिए कैसे क्वांटम बढ़ता है। एक बार जरा 23,800 की 27 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी की एक बार जरा कॉल फायर करना, है ना, तो आपको वहां पे दिखेगा जो परसेंटेज राइज है वो 200% से भी ज़्यादा है, और जो ओपन इंटरेस्ट है ना उसके अंदर वो करीब 49% के आसपास घटा है। डेट मीन्स बहुत ज़ोर से शॉर्ट कवरिंग हुई है कल भी मार्केट्स के अंदर, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। अभी आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि एफआईज लगातार और भी अपनी पोजीशंस बढ़ाएंगे, यही क्वेश्चन है ना आपके माइंड में, घटा तो नहीं लेंगे? देखिए घटाएंगे नहीं अब वो, क्योंकि जिस जगह पर है ये भी बहुत कम है, लेकिन क्या बढ़ाएंगे इसको लेकर मेरा थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि जिस क्वांटम में इन्होंने बढ़ाया इस क्वांटम में ही एक्सपेक्टेड था और इसी क्वांटम में इन्होंने बढ़ाया, इनफैक्ट थोड़ा ज़्यादा भी बढ़ाई है पोजीशंस। हमने कई बार इस तरह का मूवमेंट देखा है पहले, और उनके बेसिस बता रहा हूँ। मेरे हिसाब से वो एक तरफा नहीं होता, थोड़ा होल्डिंग और थोड़ा बहुत कंजेशन रुकता है बाजार। ये वही कंजेशन जोन शुरू हो रहा है 32% वाला, ये टिल 40% तक मैं मान के चलता हूँ कि एफआईज की पोजीशनिंग थोड़ी इधर उधर होगी लॉन्ग साइड की। हाँ, क्लियर रखना ध्यान में मैं बात जो आपके बोल रहा हूँ, एक एक शब्द गौर से सुनिएगा। 32% की जो होल्डिंग्स है मेरे को लगता है कि 40 से ज़्यादा पार नहीं होगा अभी इस वक्त का मतलब ये पूरा मार्च का महीना और कम से कम 10 दिन अप्रैल के महीने के, भाई आप समझ लो। तो ये अगर 40% भी पार नहीं हो रहा तो बाजार थोड़ा कंसोलिडेट भी करेगा। ये कंसोलिडेशन के लेवल भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, बट मैंने आपको एफआईज का नंबर बता दिया। मेरे हिसाब से बहुत जल्दी से 40% का नंबर पास नहीं होगा। 32 पे हम ऑलरेडी आ चुके हैं। 8% से बाजार थोड़ा और खिंच सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या उसके बाद भी बाजार चलेगा उस पर मेरे को डाउट है, क्योंकि 40% एफआईज होने के बाद, ये डिस्क्लोजर नॉर्म्स आने के बाद अगर ये बढ़ते हैं तो फिर मैं अपने एक नए राउंड की तेज़ी के लिए मार्केट में उतर आऊँगा। नहीं तो मैं एफआईज की 40% मैक्स वर्ड बोल रहा हूँ, मैक्सिमम 40% मैक्सिमम
होल्डिंग्स के साथ, करीब 50% रिटेल की मैक्सिमम होल्डिंग्स के साथ, 70% डीआईज की मैक्सिमम होल्डिंग के साथ, या तो ये पेपर पे लिख रखा है या तो मैंने 23,800 24,000 का लेवल लिख रखा है निफ्टी के हवाले से। तो मैंने मोटा मोटी आपके सामने ये सारे पॉइंट्स कैलकुलेट करके भी बता दिए कि मैं होल्डिंग्स को इंडेक्स में कैलकुलेशंस कैसे डाल रहा हूँ। फिलहाल चिंता करने की बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, बहुत बढ़िया बाजार है। इस तरह का मार्केट आप रेयरेस्ट ऑफ रेयर देखेंगे। और मैंने, अभिषेक जी आपको तो याद ही होगा, मैंने ये बात बोली भी थी आपसे कि ये जो अप्रैल का हफ्ता आप देख पा रहे हैं ना, ये सिर्फ इस मार्च में आप याद नहीं रखेंगे बल्कि पूरा साल याद रखेंगे। ये बात मैंने आपको कम से कम 10 दिन पहले ही बात बताई थी, क्योंकि जो डाटा बन रहा था स्क्रीन पर वो साफ समझ में आ रहा है। कोई भी आदमी अगर थोड़ा भी डेरिवेटिव्स को जानता होगा उसको पकड़ सकता था और बहुत ही आसानी से समझ सकता है कि जो ये हफ्ता गया है, पिछला हफ्ता, या मैं बोलूँगा इनफैक्ट ये हफ्ते को भी आप काउंट ही कर लो, अब दूसरा दिन तो हम आ ही गए, तो वो बहुत बड़ी चीज़ हुई है मार्केट्स के अंदर। की तेजी पिछले 5.5% की तेजी पिछले 6 दिन में हो गई है और कल ट्रिपल सेंचुरी लगी है निफ्टी के। और निफ्टी बैंक की बात करें 1111 1111 अंकों की जबरदस्त तेजी हमने निफ्टी बैंक में देखी है। और डिप्पी कहा जाता है कि मार्च को ना मार्वलस मार्च कहा जाता है। एक हम डेटा भी कुछ दिनों पहले दिखा रहे थे कि ये मार्च में जो एवरेज रिटर्न रहते हैं बाकी महीनों से ज्यादा रहते हैं। अब निफ्टी पर आते हैं और निफ्टी के बारे में जरा व्यू जानते हैं। 300 अंकों की कल तेजी रही है और पार्टिसिपेशन कल हमने देखा कि बैंकिंग का जबरदस्त रहा। आईटी भी कल हमें फ्लेवर में दिखे और मतलब 50 में से 41-42 शेयर कल मजबूती के साथ बंद हुए हैं। ये आज गिफ्ट निफ्टी फिर से संकेत दे रहा है डिम्पी, मतलब ये थमने का नाम ले नहीं रहा। ऐसा लग रहा है कि नहीं 24,000 के ऊपर जाने के लिए तैयार हैं। क्या उस लेवल के दायरे कम से कम बाजार में खुले हुए हैं और अभी भी कोई अगर राइड करना चाहे तो इस वेव को राइड कर सकता है? देखिए, मैंने कल भी इस क्वेश्चन का जवाब दिया था। मैं आज आपने जो 24,000 के बाद छेड़ दिए तो मैं इसके साथ ही जोड़ के जवाब देता हूँ। इससे पहले जो 22,000 से लेकर आप 23,650 तक आए हो, गौर से सुनना मेरी बात, 22,000 से लेके 23,650 के लेवल पे आए हो। ये जो 1,500 पॉइंट आपने गेन किया है ना, ये स्पीड से गेन किया है, लेकिन अगले 500 पॉइंट गेन करने के लिए मेहनत ज़्यादा लगेगी। ना केवल मेहनत ज़्यादा लगेगी बल्कि समय भी ज़्यादा लग सकता है। ये 7 डेज़ का आपने नंबर्स देख लिया, 1261 पॉइंट जो आपने जोड़े हैं रफ में 5.5% निफ्टी के एक वीक में, ये इसमें से आधे पॉइंट्स जोड़ना भी अब मुश्किल होगा। इस आधे पॉइंट्स जोड़ने में मुश्किल क्या है, 2 रेजिस्टेंस भी बता देता हूँ। पहला 23,800 का रेजिस्टेंस है और दूसरा 24,000 का भी रेजिस्टेंस है। बोले सर ये आपको रेजिस्टेंस पक्के क्यों लग रहे हैं? मेरे को पक्के इसलिए लग रहे हैं क्योंकि मार्च के अंदर, ध्यान से सुनना गौर से, एक एक वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा एक्सपायरी है इसलिए ये बार बार बोलना पड़ रहा है, गौर से सुनना। मार्च मंथ का जो एक्सपायरी का डाटा है उसमें बहुत हद तक शॉर्ट्स की स्क्वीजिंग हो चुकी है। आप मेरे को बताओ, आप खाना लेके चले थे एक टूर में और आपको चलना है 100 किलोमीटर, पहले ही 40 किलोमीटर में आपने सारा खाना खा लिया और एनर्जी लेते रहे, पहाड़ पे चढ़ते रहे, 100 किलोमीटर आपको चलना है। अब अगले 60 किलोमीटर आप कैसे चलोगे? खाना तो बहुत हद तक ख़त्म कर दिया आपने, तो फिर आपको क्या चाहिए होगा? आप चलना चाहते हो, रास्ता साफ है, सब कुछ ठीक है, लेकिन नया खाना खरीदना पड़ेगा। नया खाना खरीदना मतलब अगली सीरीज़ में लॉन्ग वालों को आना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग तो आप पूरी की पूरी मार्च में ही करके जा रहे हो। ये कैसे हो सकता है कि आप 1,500 पॉइंट चल दो और आप टोटल लॉस का 50% 15 दिनों में कवर कर दो और आपकी गाड़ी का फ्यूल ही खर्च ना हो? ये कैसे हो सकता है? ये होगा, ये हुआ है। तो आपने शॉर्ट स्क्वीजिंग बहुत अच्छे से की है, यानी कि जितने मंदड़िए थे उनको बहुत अच्छे से साफ़ किया है सिस्टम में, और जिसकी वजह से आपको मार्केट ने रिवॉर्ड भी दिया है। ये 200 पॉइंट ऐसे नहीं चल जाता। कल अभी आप एक मेरे को नंबर बता रहे थे 4 इक्के 1-1-1-1। कल कोई खबर नहीं थी बैंकिंग में, कोई पॉलिसी नहीं थी बैंक की। ये तो आरबीआई की पॉलिसी है ना, तब भी नहीं चलते 1100 पॉइंट। देश का बजट आ जाए तब भी 1100 पॉइंट बैंक निफ्टी में आपने उस दिन नहीं देखे हैं। तो कहने का मेरे मतलब ये है कि कल एक्स्ट्रॉर्डनरी शॉर्ट्स कवरिंग हो रही है मार्केट्स के अंदर। 27 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी है, तो ये फ्यूल तो खर्च हुआ है। मार्च तक की तो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन अप्रैल में नई पोजीशंस का बनना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 23,800 और 24,800 के आसपास, जो यहाँ से करीब
400 पॉइंट बनते हैं, ये अगले 102 दिन में तो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या, इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। ये तो नई सीरीज़ का डाटा बनाने पे या निकालने पे पता लगेगा। मैं एक चीज़ आपकी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ, उसमें रोल ओवर्स के नंबर्स चेक किए जाते हैं कि रोल ओवर कैसे हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ, निफ्टी का 32% का रोल ओवर है और बैंक निफ्टी का 51% का रोल ओवर है। अमूमन ये जो डिफरेंस है ना 20% के रोल ओवर का, इतना होता नहीं है, होता है 5% तक का रोल ओवर का डिफरेंस, लेकिन इस बार रोल ओवर का डिफरेंस 20% है। ये मैं ना आपको ऐसी सी बातें बता रहा हूँ, अगर आप खुद समझने और पढ़ने में जाएं और आपको डेरिवेटिव्स नहीं आता तो आपको बहुत समय लगेगा इन सब चीज़ों को देखने समझने में। किन्हीं किताबों में नहीं लिखा, ना ही आप ग्रुप करेंगे, ग्रुप से भी नहीं दिखेगा आपको। ये सारी की सारी बैक टेस्टेड है, जो कहीं भी नोटिस नहीं होती हैं सब चीज़ें। तो आप ये देखो कि 20% का ना डिफरेंस आ रहा है रोल ओवर्स के नंबर्स में, बैंक निफ्टी का और निफ्टी में से। एक पॉइंट चलो और भी क्लियर कर देता हूँ यहीं से, अगर आपके पास निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लॉट हैं, ध्यान से सुनना गौर से फिर से बात, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लॉट हैं, तो आप कोशिश करना कि निफ्टी के पोजीशंस को थोड़ी होल्ड करके रखना। वजह, कल एक तो नेस्डेक वापस से चला है, आईटी की परफॉर्मेंस अभी तक की नेगेटिव रही है। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मार्च सीरीज के बाद अप्रैल सीरीज में आपको चलना है तो उसमें आईटी लीडरशिप लेके आ सकता है। अगर आईटी की लीडरशिप आई तो निफ्टी चलेगा और बैंक निफ्टी थोड़ा स्लाइटली कम चलेगा। तो इसलिए बैंक निफ्टी में से अगर आपको प्रॉफिट बुक करने हो तो भले थोड़े थोड़े करो, बट अभी निफ्टी में से मत करना। निफ्टी की गुंजाइश अभी थोड़ी है चलने की, और 23,800 और 24,000 के लेवल्स आपको दिखा सकती है। और मेरे को 52,000 से पहले 23,800 ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे को लगता है आज ही आईटी कंपनीज अपना काम करेगी। मैं स्टॉप लॉसेस आपको बता देता हूँ, 23,500, 23,300 दो आपके लिए स्टॉप लॉसेस है। मेरे लिए 23,500 की इंपॉर्टेंस कम और 23,300 की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग काफ़ी अच्छे से हुई है। ऊपर जाते समय 23,800 और 24,000 मेरे लिए एक रेजिस्टेंस का एरिया है। तो मैंने आपको बता दिया काम कैसे करना है। आपने क्वेश्चन और पूछा था कि क्या एंट्री करनी चाहिए, देखिए मैंने कल भी उसका जवाब दिया कि नहीं, जो है उसी को ही संभाल के रखो बॉस। मैं फिर से आपसे बोलता हूँ, बाय राइट एंड सेट टाइट एंड नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन। अगर मेरे को एग्रेशन होता ना सर, तो मैं इससे माल काट चुका होता। मैं आपको एग्रेशन भी नहीं होने दे रहा हूँ और मैं आपको डिप्रेशन भी नहीं होने दे रहा था। जब बाजार गिर रहा था, हमने एकोमुलेशन का स्टांस खोल के आपके सामने माल प्लस करवाया, सामने से प्लस करवाया। ये कहा कि बाय मत करना, एकुमुलेट करना, इकट्ठा करना सीखो, खरीदना ना सीखो। बाजार में खरीदना नहीं चाहिए, बाजार में इकट्ठा करना चाहिए जब मार्केट में फॉल आए। तो ये बहुत बारीक लाइन है, गोल्डन लाइन है, आप याद रखिएगा। जिनसे हमने सीखा है उन्होंने हमको ये बात बताई है कि बाजार में कभी खरीदो मत, हमेशा इकट्ठा करो जब भी मार्केट के अंदर गिरावट आए। और हाँ, जब भी बाजार तेज चले और वर्टिकल चले, किस्त में बेचते भी जाना, ये बात भी ध्यान रखना, क्योंकि बाद में एक एवरेज ही प्राइस सेल का भी आएगा। ठीक है जी, तो ये मैंने आपके सामने लेवल बता दी। नए वालों को आना नहीं और पुराने वालों को अभी भी जाना नहीं है। वालों को आना नहीं है, पुराने वालों को जाना नहीं है। अभी तेजी भी और बनेगी, माल आपका भी और छपेगा बाजार में। निफ्टी बैंक 4-1 कल हमने आंकड़े देखे, 1111 पॉइंट की शानदार तेजी, और इस 1111 पॉइंट में 3 बैंक एचडीएफसी, आईसीसी, अगर हम कोटक को जोड़ लें तो करीब 700-750 पॉइंट की तेजी इन्हीं बैंकों से थी। डिम्पी, बेहतरीन सत्र क्रूशियल डीएमएज ने भी पार किए हैं और 1800 रुपए का लेवल एचडीएफसी बैंक ने फिर से पार कर लिया है। और हम जो बातचीत कर रहे हैं अपने एक्सपर्ट से, उनका यह भी कहना है कि नहीं, अभी भी वैल्यूएशन के लिहाज से एचडीएफसी बैंक में गुंजाइश काफी अच्छी है। मान के चले कि रफ्तार अभी निफ्टी बैंक की भी बनी रहेगी। कल के 1100 पॉइंट की तेजी के बाद आज क्या करना है? देखिए कल की 1100 पॉइंट की तेज़ी के बाद थोड़ा आपको रुकना भी चाहिए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी अभी आपको बैंक निफ्टी के बारे में बताया, मेरे को बैंक निफ्टी में कुछ ज़्यादा वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। तीनों मेहमान मेरे साथ हैं, मैं जल्दी से कंप्लीट कर दूंगा, मैं उनको ज़्यादा वेट नहीं कराऊंगा। फटाफट एक बार ज़रा निफ्टी का चार्ट लेके आइए और बैंक निफ्टी का भी चार्ट मैं आपको बैक टू बैक दिखा दूंगा और इसी से ही कंप्लीट कर देंगे, ज़्यादा इसके अंदर डेप्थ में जाएंगे नहीं। अब आप देखेंगे अगर स्क्रीन पर निफ्टी का चार्ट आपके आएगा तो आप देखेंगे हमने जो डॉट 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 लाइन लगाई थी ना आपके सामने, और ये कहा था कि देखिए वहाँ से बिल्कुल परिवर्तन हो जाएगा। ये परिवर्तन आप देख पा रहे हैं, ये वही डॉट वाली लाइन है, इसको कहते थे हम 22,800। और आपसे ये बात भी बोली थी, इससे पहले एक दिन बढ़ेंगे, एक दिन गिरेंगे, एक दिन बढ़ेंगे, एक दिन गिरेंगे, कन्फ्यूजन की स्टेट थी। लेकिन उसके बाद देखो, जिस दिन से डॉट वाली लाइन आपने पार की है, एक भी दिन आपको रेड लाइन नहीं दिखेगी। आप बैक टू बैक नॉन स्टॉप चल के आए हो
और थोड़ा और भी अभी चल सकते हो, गुंजाइश थोड़ी बाकी है 23,800 24,000 के, बट यहाँ पे फ्यूल खत्म हो सकता है। मैं इसी को एक ही मिनट के अंदर ये ऑन एयर ही रखना, हाँ इसको हटाना नहीं अभी चार्ट को। मैं निफ्टी बैंक का भी आपको दिखाता हूँ। निफ्टी बैंक में हमने आपको बॉटम्स बनते हुए दिखाए थे, देखिए कितने स्वीट बॉटम्स बने थे और उसके बाद ये पुल बैक आया और इसने भी उसी हर्डल्स को पार किया। इसने भी 1 2 3 4 5 दिन हो गए हैं नॉन स्टॉप इसने भी गेन दिखाया। तो ये बात हमने चार्ट के जरिए आपको इसलिए दिखाई क्योंकि ये दिखाना और बताना आपके लिए ज़रूरी है। और हमने कई बार आपसे कहा है कि हमें कोई चोरी छुपे नहीं बात करते और ना ही किसी को फ़ोन वोन करके पूछते हैं, ना ही किसी से लेवल मंगवाते हैं। सारी चीज़ें आपके सामने करते हैं और बताते भी हैं कि कहाँ से देख रहे हैं और क्यों देख रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं, सब कुछ आपके सामने। इस तरह ट्रांसपेरेंसी तो सिर्फ आपको फिर मेरे टर्मिनल के अंदर बैठ के ही मिल पाएगी, इससे ज़रा और तो मैं ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाऊंगा। अब आते हैं जरा बैंक निफ्टी के लेवल्स पे। देखिए कल बैंक निफ्टी ने 1100 पॉइंट दिखाए, बहुत अच्छी बात है, और तेज़ी के पीछे सभी शेयरों का साथ था। आज इंडसइंड बैंक F&O बैन में इकलौता शेयर है, तो इंडसइंड को अगर छोड़ दिया जाए तो कल सभी बैंकों का पार्टिसिपेशन काफ़ी स्ट्रांग था। और मेरे को खुशी है कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में, जिसमें ज़्यादातर हमारे मेहमान ने, किरण ने, रचना मैम ने और वैशाली पारिक ने, सभी ने कोटक के बारे में ज़रूर आपको बताया ही था किसी न किसी मौके पर। और कल कोटक ने नया हाई भी टेस्ट कर दिया। अब आज क्या करना है, देखो थोड़ा साइडवेज हो जाना चाहिए बैंक निफ्टी में, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने चाहिए बैंक निफ्टी में। मैं ये नहीं कह रहा कि बैंक निफ्टी की प्रॉब्लम है, बट बैंक निफ्टी ने जो अचीव करना था वो कर लिया। कल ही 200 दिनों की एवरेज पार होगी, जबकि निफ्टी की नहीं हुई अभी भी 200 दिनों की एवरेज पार, बट बैंक निफ्टी की हो गई। तो बैंक निफ्टी ने 5 से लेकर 200 दिनों के सभी एवरेजेस को पार कर लिया। और बैंक निफ्टी का जो राइज है वो वर्टिकल है, यानी हॉरिजॉन्टल वगैरह ऐसा नहीं है कि वो आराम आराम से स्लांटिंग या किसी एंगल से था, वो वर्टिकल राइज है, आपने चार्ट में भी देखा भी है वो। तो जब वर्टिकल राइज होता है तो सावधानी आपको थोड़ी और बढ़ा लेनी चाहिए। मैं अभी भी बैंक निफ्टी के चलने के पक्ष में हूँ, मेरा मानना है चल सकता है, बट मेरा मानना है कि इसमें थोड़ा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा लगा के रखो। और 51,000 का पहला, कल 51,700 बंद हुए थे, 51,500 का पहला और 51,300 का दूसरा स्टॉप लॉस आपके पास होना चाहिए। बैंक निफ्टी में अब खरीदना नहीं, ये मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, अभी मत खरीदना। छोटा मोटा डिप मिल जाए 100% खरीदना, उसमें कोई राय नहीं है, बट अभी तो मत खरीदना, थोड़ा हीटेड है और वो कुछ नहीं है, ठीक है। 1.2 के आसपास इसका पुट कॉल रेशियो है। सब कुछ मैंने आपको बता दिया, ऑप्शंस की चेंज सब आपको नोटिस करवा दिए। अब तीनों मेहमानों से जुड़ने का वक्त आ गया है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप पेशेंसली सुन रहे थे। विशाली मैम, रचना मैम, किरण सर, हमारी तो खैर इतनी हैसियत और इतनी पढ़ाई भी नहीं है, हम आपके बराबर नहीं उतना जानते, बट फिर भी जो थोड़ा बहुत जानते हैं उसी को ही काउंटर चेक करके सब सामने पॉइंट्स रखते हैं। विशाली मैम, लास्ट टाइम जब मैंने आपके सामने सारे पॉइंट्स रखे तो आपने कहा कि आपने मेरा माइंड पढ़ लिया, और जो बात हमने उस दिन बोली थी एग्जैक्टली वैसे ही मार्केट्स के अंदर हुई है। डैट मीन्स आप और हम एक ही लाइन पे थे और मार्केट्स के अंदर हुआ भी है। मेरे को अच्छा लग रहा है, आपको बधाई दे के इस चीज़ के लिए भी। अब मैम बताइए क्या करना चाहिए दोनों पे, निफ्टी पे और बैंक निफ्टी पे अपना टेक दे दीजिए प्लीज़ एक बार। वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो मार्केट ने ऑफ कोर्स वन वे एक अच्छा सा एक रैली दिया है। सो 23,700 23,800 का एक रेजिस्टेंस बैंड है। अगर हम उसके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मार्केट की रफ्तार इतनी स्ट्रांग है, अगर हम सस्टेन कर रहे हैं 23,800, देन ऑफ कोर्स 24,000 24,100 का नेक्स्ट टारगेट रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी एक्चुअली मेरे हिसाब से तो कल ही रुक जाना चाहिए था। 51,200 51,500 तक मेरा रेजिस्टेंस बैंड था, बट इसको क्रॉस हुआ है। और आज के अभी जो कल का हाई जो अगर फिलहाल क्रॉस अगर करे बैंक निफ्टी और सस्टेन करे, तो आई थिंक बैंक निफ्टी अभी भी 52,000 52,300 तक जा सकता है। बट मैं नई बाइंग के स्ट्रेटेजी तो नहीं कहूंगी, जिनके पास वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करे। और जैसे कि आप आईटी सेक्टर की बात कर रहे हैं, मेरा व्यू भी सिमिलर ही है। 36,000 आप अगर देखेंगे आईटी इंडेक्स ऑन द होल 46,000 से 36,000 जो एक अच्छा सा सपोर्ट लेवल है, वहां पे रुका है। और वहां से हमने देखा नियरली 1,500 पॉइंट्स का एक बाउंस बैक दिया है। और इंडिविजुअली आप स्टॉक्स देखेंगे जैसे कि परसिस्टेंट, एलटीआई, माइंडट्री और टीसीएस, ये सभी स्टॉक्स एक अच्छा सा बेस बना रहे हैं और वहां से अटेम्प्ट कर रहा है एक बाउंस बैक के लिए। सो मेरा व्यू है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाइज भी आईटी सेक्टर पे फिलहाल न्यू बाइंग स्ट्रेटजीज बन सकती है। थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा हमने पिटाई देखी है। जो नेगेटिव न्यूज़ आनी थी
वो शायद थोड़ी पीछे अब चली गई हैं और ऑलरेडी हम 20% के आसपास का करेक्शन हमने ऊपरी स्तर से देखा है निफ्टी के आईटी इंडेक्स में। मिड कैप आईटी जो शेयर हैं थोड़े रिकवरी के अर्ली साइंस दिखा रहे हैं और उसमें कुछ नाम भी आपको दिखाई दिए स्क्रीन पर अभी। चलिए शो के में अब ये जान लेते हैं कि आपके लिए ट्रेड के मौके आज के सत्र में कहां पर बनेंगे और थोड़ी देर में अपने हम सहयोगियों को जोड़ेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि खबरों वाले शेयर, रिपोर्ट्स और कुछ और रेगुलेटरी न्यूज कौन सी हैं। लेकिन शुरू कर लेते हैं पहले स्टॉक्स की। रचना जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आपके शेयरों से शुरुआत कर लेते हैं। बताइए आज आप कहां बुलिश हैं? जी गुड मॉर्निंग एंड मैं बैंक्स में बुलिश हूँ एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में। सो माय स्टॉक्स आज के लिए है वन इज एक्सिस बैंक एंड अदर इज बजाज फिनसर्व। दोनों के फ्यूचर्स को हमें लॉन्ग करके चलना है। तो पहले अगर एक्सिस बैंक की बात करें, एक्सिस बैंक ने कल तो स्ट्रॉन्ग मूव दिया ही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें अभी फर्दर ज्यूस बाकी है टू बी एक्सट्रैक्टेड। तो मेरे हिसाब से अभी 1100 के करीब है। अगर हम इसमें 1080 का एसएल लगा के चले फ्यूचर्स पे, तो हमें यहाँ पे अपसाइड पे 1120 और 1130 के नंबर्स देखने की उम्मीद है। और दूसरा जो मेरा काउंटर रहेगा देयर विल बी बजाज फिनसर्व, जिसके फ्यूचर्स को अगर मैंने लॉन्ग करना है। यहाँ पे हम 1890 के करीब बैठे हुए हैं और अगर हम आज 1895 निकाल देते हैं और उसके ऊपर एक आध घंटा भी स्पेंड करते हैं, तो हमें उम्मीद है कि ये काउंटर हमें 1950 की तरफ जाते हुए दिखेगा। हमें इसमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 1870 पे। एक्सिस बैंक और बजाज फिनसर्व के लिए जो स्टॉप लॉस होगा 1870 का होगा और 1950 के टारगेट। एक्सिस बैंक के फ्यूचर्स के जो टारगेट्स हैं वो आपके स्क्रीन पर दोनों के दोनों स्टॉक्स में फ्यूचर में पोजीशन लेने की सलाह दे रही है और जो भाव भी आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर ये फ्यूचर्स के ही हैं। बढ़िया है। दो शेयर और दोनों को दोनों बैंकिंग फाइनेंशियल सेगमेंट से 1120 1130 के टारगेट होंगे एक्सिस बैंक के लिए। तो जो कल हमने तेजी देखी है निफ्टी बैंक में, अगर कंटिन्यूएशन अगर आज होता है तो इन पे आप नजर जरूर रखिए जो आपको रचना जी ने शेयर सुझाए हैं। किरण जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपके स्टॉक्स कौन से हैं, कहां पर कन्विक्शन आपका ज्यादा है? किरण जी, गुड मॉर्निंग किरण जी तक एवरीवन। आवाज हमारी नहीं जा रही जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट 3 दिन से हम जिस तरह से देख रहे हैं कि कलेक्टिव बाई और या तो कलेक्टिव परफॉर्मेंस अक्रॉस द मार्केट आ रहा है, तो दो स्टॉक हमारी तरफ से जो रहेंगे बाई में, वो पहला रहेगा कमिंस इंडिया। अगर कमिंस इंडिया का आप चार्ट देखोगे तो जिस तरह से ओवरऑल डेली चार्ट प्राइस के ऊपर स्टॉक में करेक्शंस के बाद ट्रिपल बॉटम एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। सो ट्रिपल बॉटम के साथ साथ आप देखोगे तो काउंटर 20 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज का गोल्डन क्रॉसओवर भी हो रहा है। साथ ही साथ मोमेंटम इंडिकेटर भी अपनी बुलिश जोन में वापस आ रहा है। तो 3050 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 3120 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और 3020 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। सो पहला कमिंस इंडिया रहेगा। दूसरा गोदरेज सीपी, गोदरेज कंज्यूमर, हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था। उसके बाद हम देख रहे हैं कि स्टडीली अपस्विंग आया। हमने करीबन 1057 1040 के आसपास डिस्कस किया था। वहां से अगर आप देखोगे तो काउंटर भी 1100 के ऊपर है। अब कल के सत्र में हमने देखा कि एक पुल बैक आया, अपने प्रीवियस ब्रेकआउट को रिटेस्ट किया है। काउंटर अच्छी तरह से 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन है। तो मुझे लग रहा है कि एक बार यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन करनी चाहिए। 1100 के आसपास की क्लोजिंग है, 1140 1150 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और 1090 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। तो गोदरेज सीपी एंड कमिंस इंडिया हमारी तरफ से बाय कॉल रहेंगे। ठीक है, गोदरेज कंज्यूमर्स और कमिंस इंडिया ये किरण सर की तरफ से है। रचना मैम के ट्रेड भी आपकी स्क्रीन पर वापस से फायर कर देना, एक बार वो भी नोटिस हो जाएंगे। और इस बीच विशाली मैम के ट्रेड भी एक बार उनसे समझ लेते हैं। विशाली मैम, आपके सौदे कौन से हैं आज के? मैं एक तो चूज कर रही हूँ हुड को। 209 पे कल क्लोज हुआ है। 200 का एक अच्छा सा सपोर्ट है, तो अगर थोड़ा सा डिप भी आए तो खरीदा जा सकता है। व्यू नेगेट होता है बिलो 200 के और ट्रेडिंग टारगेट रहेगा 220 और नेक्स्ट टारगेट रहेगा 230। सो एक ये मुझे ट्रेंडिंग स्टॉक लग रहा है, तो ये स्टॉक पे ध्यान दिया जा सकता है। और दूसरा है पेटीएम, जो बार बार हम देख रहे हैं दैट यस 720 एक्ट्स एज अ वेरी गुड सपोर्ट और वहां से एक नया राउंड मोमेंटम का शुरू हुआ है। सो नाउ स्टॉप लॉस रहेगा 735 का और पोजिशनल टारगेट रहेगा 820।
ओके ठीक है, पेटीएम एक इंटरेस्टिंग कॉल है और डेरिवेटिव एक्सपायरी के आसपास अगर पेटीएम आता है तो ये और इंटरेस्टिंग हो जाता है समझना कि इसमें डाटा कैसे बन रहा है। ऑफ कोर्स आपने वो सारा चेक भी किया होगा, इसलिए आप 820 तक का टारगेट दे रहे हैं एंड 735 का एक स्टॉप लॉस है। तो 2 शेयर हो गए, फर्स्ट इज़ हुडको एंड सेकंड इज़ पेटीएम। रचना मैम, कल रिलायंस ने भी कल मार्केट की काफ़ी हेल्प की है और बाज़ार को ऊपर रखने में या फिर कॉन्फिडेंस बूस्टअप बनाए रखने में रिलायंस का भी काफ़ी बड़ा योगदान है। एक बार ज़रा चेक करके बताओगे और कितना चल सकता है आईटी और रिलायंस, अब बैटन इनके हाथ में जाएगा? जी बिल्कुल सही बात है आपकी। एंड यहाँ पे रिलायंस ने कल जो स्विंग दिया था जिसने कल निफ्टी को भी बड़ा सपोर्ट करा, तो उसमें भी पोजीशन यही है कि ये चीज भी आगे फर्दर कंटिन्यू होए विदाउट बीइंग जनरस इनफ टू गिव यू अ पुल बैक फॉर दोज पीपल जिन्होंने एंट्री मिस करी है। ऐसा पॉसिबल है कि उनको भी अब एंट्री ना दे और सीधा सीधा आगे बढ़ जाए। 1300 के आसपास इसके फ्यूचर्स बैठे हुए हैं। ये 1340 और 1360 तक का रास्ता इसका काफी क्लियर है। सो अराउंड 50 to 60 rupees of further gain from here on is possible very strongly. And same is the situation in banking names, जिसकी वजह से मैंने बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग में से ही जो अपने आज कॉल्स दिए वो भी नाम चुने। वहां पे भी हम जो उसके जहां से गिरना शुरू किया था उस लेवल तक की हाई पे भी अगर ये चला जाए विदाउट बीइंग जनरस फॉर अ पुल बैक तो इट वोंट बी सरप्राइजिंग। पहले के टाइम में मार्केट नीचे जाते टाइम एस्केलेटर लेता था, अभी ऊपर जाते टाइम लेने लग गया है एवर सिंस कोविड। एंड आईटी में फर्दर अपस्विंग पॉसिबल है फॉर अनदर 300 to 500 पॉइंट्स, जिसके बाद रेजिस्टेंस आ सकती है। ओके ठीक है, पॉइंट टेकन है आपका। तो ये सारे के सारे शेयर्स और साथ ही रिलायंस पे भी आपने अपना टेक दिया। एक हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने ना एक बहुत इंटरेस्टिंग सा ट्वीट अभी मेरे को भेजा है जस्ट, उनका नाम है आनंद साहू, लगातार भेजते रहते हैं बट उन्होंने एक भेजा अभी मेरे को। हमारे सहयोगी वरुण भी होंगे हमारे साथ जुड़ चुके होंगे, शरद भी होंगे, जो खबरों वाले शेयर्स भी लेके आते हैं और ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स लेके आते हैं, उनको भी ज़रा स्क्रीन पे दिखाना। तो आप भी, मैं आपको भी भेजता हूँ, रिसर्च टीम में भी ये एक ना ऐड आती थी पहले ऐश्वर्या राय की, तो वो बोलती थी 5 प्रॉब्लम्स है हेयर्स की, उसका एक ही सोल्यूशन, तो शैम्पू की ऐड हुआ करती थी। तो उन्होंने वैसे ही भेजा अभी मेरे को लिख के कि 5 प्रॉब्लम्स 1 सोल्यूशन, 1 सोल्यूशन इज़ एफआईज आ गए, अब कोई अर्निंग की बात नहीं बोलता, एफआईज आ गए, अब कोई टैरिफ को गंभीरता से नहीं लेता, एफआईज आ गए, अब मार्केट के अंदर किसी तरह के कोई दुख और दर्द नहीं है, एफआईज आ गए तो मार्केट में कोई फ्रॉड नहीं है। तो 5 प्रॉब्लम्स एंड 1 सोल्यूशन, दैट इज़ कॉल्ड एफआईज। ये मैं थोड़ी देर में कोशिश करूंगा आपको दिखा भी पाऊँ स्क्रीन पर, नहीं तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बात कहना चाहता हूँ। अब मेरे ज़रा दोनों सहयोगी भी स्क्रीन पर आ रहे होंगे, एक बार उनको भी लेके आइए, वरुण और शरद। ठीक है, तो पहले शरद को अपने साथ कनेक्ट कर लेते हैं, खबरों वाले शेयर्स वगैरह उनसे समझ लेते हैं, फिर वरुण को भी अपने साथ जोड़ के ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी रखेंगे आपके सामने। शरद गुड मॉर्निंग। कल आपका वो एसएमई आईपीओ वाली कवरेज तो काफ़ी अच्छी थी, मैंने उसमें आपकी तारीफ़ इसलिए भी की क्योंकि आपके पास बहुत काम रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने वो एसएमई वाला जो सेगमेंट, जो आपका फेवरेट सेगमेंट है, उसका बहुत अच्छे से देखते हैं और सब सारे पॉइंट्स अच्छे से रख रहे हैं। मैं सभी व्यूअर्स की तरफ से आपको थैंक यू मैं ही कर देता हूँ। बहुत अच्छे से कल आपने एसएमई आईपीओ को, सावधान वाली हमारी जो सीरीज़ चल रही है उसमें कवर करके बताया। शरद, आज खबरों वाले शेयर्स और बता दीजिए प्लीज़। जी बिल्कुल, थैंक यू डिम्पी, आपने जो कहा हमारी एसएमई आईपी की कवरेज, और यही नहीं है, रिसर्च टीम भी पूरी लगी रहती है। और आज भी मैं आपको 2 और कंपनी के बारे में बताऊंगा जहां पे बहुत रिस्क आ रहे हैं, और ये जो है इसी हफ्ते खुल रहे आईपीओ में, तो हमारी जो ये पूरी कवरेज है ये लगातार चलती रहेगी। लेकिन खबरों वाले शेयर्स पे भी फोकस कर लेते हैं यहाँ पे, और बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस आ रहे हैं। एमएनएम पे खास करके नज़र रखिएगा, क्लैरिफिकेशन आई है, जो न्यूज़ फ्लो थी कि प्रमोटर की जो है बातचीत हो रही है कि वो एसएमएल इसूजू की स्टेक ले सकती है, तो यहाँ पे कंपनी ने सफाई दिया है कि वो एक्सप्लोर कर रहे हैं स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटीज़ अलग अलग ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। लेकिन याद रखिए ये बात जो है पिछले 5 से 6 महीने से ऑलरेडी चल रही है। गेल की भी क्लैरिफिकेशंस आई है, जहाँ पे उनकी जो बोर्ड है उन्होंने कहा है कि जो ड्राफ्ट स्टेजेस में बातचीत चल रही है और ओवरऑल एक न्यूट्रल टू पॉजिटिव इम्पैक्ट कंपनी जो है देख सकती है उनकी पाइपलाइन एक्टिविटीज़ को लेकर, जिस तरह सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन डेवलपमेंट आती है। तो गेल इंडिया ने भी जो है क्लैरिफाई किया है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। गुजरात के जो झागड़िया प्लांट ऑपरेशंस है, यहाँ पे इम्पैक्ट आ रही है क्योंकि यहाँ पे जो है कर्मचारियों की हड़ताल देखने मिल रही है, लेबर यूनियन स्ट्राइक हुई है। एनएचपीसी ने कंप्लीट किया अपनी ट्रायल रन, जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स है हिमाचल प्रदेश में, उनको लेके है, तो नेट पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। एबी कैपिटल की भी अगर मैं बात कर लूँ
तो यहाँ पे NCLT अप्रूवल आई है अमेलगमेशन की। आदित्य बिरला फाइनेंस जो कि एक होल ओन सब्सिडरी है, वो कंपनी के साथ करार किया है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस व्हाइटफील्ड जो कि बेंगलुरु में एक एरिया है, वहाँ पे एक्विजिशन की है लैंड की, जहाँ पे टोटल रेजिडेंशियल ग्रॉस डेवलपमेंट एरिया यानी कि लगभग जो सेल्स वॉल्यूम होती है वो लगभग 950 करोड़ का आ सकता है। तो इस पे भी नज़र रखिएगा। और आखिर में रिलायंस पे भी नज़र रखिए। यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट, नीजक इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। यूएस ने अनाउंस किया है 25% टैरिफ जो भी नेशंस वेनेजुएला से ऑयल खरीदे, और ये अप्रैल 2 से लागू हो सकता है। और रिलायंस जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट बायर्स है आपका वेनेजुएलन ऑयल का। ऑफ कोर्स 2 महीने पहले जो थी मिनिस्ट्री ने भी कहा था कि भारत जो है धीरे धीरे करके वेनेजुएला का ऑयल है उसको वो बाई कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट से। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगा कि इतना रिवर्सल क्यों आया है और क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। लेकिन याद रखिए मैं PSU बैंक्स पे भी जो है एक खास रिसर्च लेके आने वाला हूँ थोड़ी देर में, उस पर भी जो है हम एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताएंगे। डन, ये इंटरेस्टिंग आपने बात बताई है, तो आप थोड़ी और रिसर्च करके लेके आइएगा ज़रूर, हम भी उसको सुनेंगे, जानेंगे ज़रूर। SBI पे जो खबर है इसी को सामने रखिएगा और एक बार SBI पे ही पहले चेक करवा लेते हैं। किरण सर, एक बार जरा SBI पे आपका टेक। SBI की अगर हम बात करें तो अगर आपको ध्यान हो तो जब 700 का लेवल उसने क्रॉस किया था तब हमने डिस्कस किया था कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट था, और उसके बाद लगातार हम देखें तो अब 780 तक आ चुका है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 100 दिन की मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है। प्रीवियसली जब स्टॉक्स ने 880 890 से जब गिरना स्टार्ट किया था तब मल्टीपल सपोर्ट 780 के आसपास थे। तो कहीं ना कहीं 780 अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे चेज नहीं करना चाहिए। जिनके पास भी है उनको एक बार के लिए 760 770 का एक स्टॉप लॉस रिवाइज कर देना चाहिए। एक आध दिन आप वेट कीजिए, अगर 780 के ऊपर ये सस्टेन हो जाता है, क्लोजिंग दे देता है, देन देयर आर चांसेस कि हम वापस यहाँ पे एक स्टेडीली रैली देखेंगे। यहाँ पे 820 तक के टारगेट आप देखने को मिलेंगे। बट एज ऑफ नाउ चेज करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। जिनके पास है उनको 760 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखना चाहिए। 780 के ऊपर अगर आज क्लोज होता है तो ही हमें बाई करना चाहिए। इंटरेस्टिंग, तो जो भी आप सारा पॉइंट बता रहे हैं हम सब कुछ नोटिस करते हुए चल रहे हैं और ये देख भी रहे हैं, जान भी रहे हैं कि इस समय क्या किया जाए। एक दो शेयर और भी हैं। जरा यूको बैंक, चलिए ये तो छोड़ ही देता हूँ मैं, इतना वैसे वह नहीं। एक बार जरा NHPC वाली खबर भी होगी आपकी स्क्रीन पर, जरा वो भी लेके आइएगा। और रचना मैम, एक बार जरा NHPC आप चेक करोगे, नया नया डेरिवेटिव्स का पार्ट भी है अभी ये NHPC, एक बार इस पर आपका टेक। ओ, बात नहीं हो पाएगी। अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम है शायद उनसे बात करने में। वैशाली मैम, आपको आवाज़ आ रही है? अगर आ रही हो तो जरा NHPC के बारे में बताइएगा प्लीज़। डेफिनेटली। सो NHPC ने एक अच्छा सा कंसोलिडेशन किया था और प्रीवियस हाई को भी क्रॉस किया है, दैट इज अराउंड 82 लेवल्स, और क्लोज भी उसके ऊपर ही आया है। सो आई वुड से फिलहाल ये अभी 80 का एक सपोर्ट है, और अगर फॉलो ऑन मोमेंटम शुरू रहा तो आई थिंक 88 to 90 का नेक्स्ट टारगेट आ सकता है। इस बीच विवेक कारवा भी मेरे को स्क्रीन पर अब दिखने लग गए हैं। विवेक जी नमस्ते, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आप उन चुनिंदा लोगों में से एक हो फंडामेंटल एनालिस्ट के तौर पर। हाँ, आप जो कह भी रहे थे कि हाँ 22,000 के आसपास अब वैल्यूएशन थोड़ा ठीक है, पैसे डालने चाहिए। मेरे को लगता है शायद आपने भी इंडिविजुअली पर्सनली भी पैसे डाले हैं मार्केट्स के अंदर, या अपने क्लाइंट्स के भी डलवाए होंगे। अगर ऐसा किया है तो एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर के साथ बता दो, जो पैसा आपने डाला भी 22,000 के आसपास, आपको छोटे समय में बढ़िया रिटर्न दिया पुल बैक के तौर पर, आप बाहर निकलोगे या अभी भी बने रहोगे? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, और सब पैनलिस्ट को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बाहर तो अभी निकलने का कोई मूड नहीं है। बाहर जब निकले थे, जब करीबन 3-4 महीने पहले अपनी बात हो रही थी बार बार, और एटलीस्ट मैं तो लगातार यही था कि वैल्यूएशन ज्यादा है और ये करेक्शन आएगा, क्यों, किस कारण से, क्या रूप में, कैसे, वो नहीं मालूम था। वो ठीक है, वो डोनाल्ड ट्रंप का एक इन हाइंडसाइट हम लोग बोल सकते हैं कि वो कारण है। लेकिन जब बाई वापस चालू कर दिया तो देखिए, मैं तो 2-3 हजार पॉइंट के लिए बाइंग नहीं करता हूँ। मैं जरा थोड़ा सा पोजिशनल इन्वेस्टर हूँ, ट्रेडर नहीं, पोजिशनल इन्वेस्टर हूँ। तो मुझे लगता है कि जो भी लिया है वो सारा का सारा और थोड़े समय के लिए हम लोग डेफिनेटली होल्ड करेंगे। और अभी भी वैल्यूएशन देखिए, अगर लार्ज कैप में देखते हो और कुछ सेक्टर्स में जो मेरे आज भी फेवरेट है,
बैंकिंग अच्छा लग रहा है मुझे, रियल एस्टेट एक हद तक अच्छा लग रहा है, और फार्मा काफी हद तक अच्छा लग रहा है। तो ये जो सेक्टर्स है, ये जो इतनी सी रैली आई है उसमें ये अभी महंगे नहीं हुए, अभी भी वैल्यूएशन वाइज काफी कंफर्टिंग लेवल पे है। हाँ, एक चीज है, जितना गिरा था ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि 50% रिट्रेसमेंट हो सका है, लगभग हो चुका है। तो इसके लिए वॉलेटिलिटी आ सकती है। उसका कारण ये है कि बाजार ऊपर जा रहा है, लेकिन जो विक्स है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, वो भी कल 8-9% ऊपर था। तो एक साइड में ये चाहिए कि पूरी बाइंग इंटरेस्ट, पूरा बाजार बुलिश हो, और वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी ज्यादा अग्रेसिव नहीं रहे, थोड़ा सा बढ़े, या फिर इतना 8-8-9-9% अगर दिखाता है तो लग रहा है कि वॉलेटिलिटी सेटिल हो सकती है। लेकिन हम लोग अभी भी रेडी है, क्योंकि पूरा कैश डिप्लॉय हुआ नहीं था। देखिए, कोई भी, मैं भी भगवान नहीं हूँ, कोई भगवान नहीं है, तो 22,000 में लग रहा था कि एकदम सुपर बाइंग है, लेकिन हाँ, 100% पैसा डिप्लॉय नहीं होता है। लेकिन कोई भी अगर वॉलेटिलिटी सेटिंग होती है तो हम लोग और लेंगे, तो बेचने का अब सवाल ही नहीं है अभी। और मुझे लगता है कि 2025 आपको डबल डिजिट अच्छी तरह देके आपको जाएगा, तो इसके लिए वेट कर रहे हैं कि अगर नीचे जाता है थोड़ा बहुत और तो खरीदारी करेंगे। आपके लिए कंफर्ट बेहतर हो जाएगा। देखिए, बाजार में ये कश्मकश, मन में ये द्वंद्व हमेशा चलता रहेगा कि नहीं, एंट्री कब करनी है, कब एग्जिट करनी है। 26,277 के हाइस पर भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लेफ्ट आउट फील कर रहे होंगे। बाजार ने उनको मौका दिया, और वो लोग, अगर आप देख रहे हैं, अभी भी करीब करीब 2500-2600 पॉइंट उस लेवल से दूर है बाजार। तो मौका देखने वालों के अभी भी मौका होगा। जो 22,000 पे जो मिस करके उनको लग रहा होगा कि थोड़ा बाजार हीटअप हो गया है। तो ये चीज़ें बाजार में चलती रहेंगी। कुछ और शेयरों पर जरा व्यू लेते हैं। और वैशाली जी, एक बार जरा आप डिक्सन का शेयर चेक कीजिए। कल हमने देखा कि ईएमएस वाले सारे के सारे शेयर चल रहे थे, डिक्सन में भी अच्छी बाइंग हो रही थी। डिक्सन फिर से ये स्टीम दिखा रहा है, 14,600 के भाव हैं। क्या और चलेगा शेयर ये? तो फिलहाल एक 14,700 का रेजिस्टेंस है जो प्रीवियस हाई का एक था, तो वो लेवल देखना है। अगर वो लेवल को क्रॉस करता है, सस्टेन करता है, तो आई थिंक ये 15,500 टू 16,000 तक जा सकता है। ठीक है, डिक्सन को लेकर ये व्यू। पावर स्टॉक्स, अभी हमने एनएचपीसी का जिक्र किया, लेकिन एनटीपीसी में भी अच्छी तेजी हमने कल के सत्र में देखी। रिन्यूएबल एनर्जी वाले जो शेयर्स थे, या फिर उसकी फाइनेंसिंग वाली जो कंपनी इरडा है, वहां पर तेजी हमने देखी। और इसके अलावा आरईसी पीएफसी के शेयर में भी हमने बढ़िया मोमेंटम बिल्ड होते हुए देखा है। रचना जी, कोई स्टॉक जहां पर आपको लगता है कि गुंजाइश अभी भी है तेजी करने के लिए, आपकी नजर कहां पर है? जी, अगर आरईसी का चार्ट चेक करें, यहाँ पे हम फिलहाल 444 पे बैठे हुए हैं, एंड यहाँ पे चार्ट सेटअप इज रियली लुकिंग गुड, जो इस काउंटर को ऊपर की साइड पे 470 की तरफ लेके जा सकते हैं आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर अंदर। और जिस हिसाब से मार्केट में मोमेंटम बना हुआ है, ये कुछ दिनों में भी हो जाए तो दैट वोंट बी सरप्राइजिंग, क्योंकि मोमेंटम बहुत ही स्ट्रांग है। और इस चार्ट में कहीं पे कोई रेजिस्टेंस भी नियर बाय में अवेलेबल नहीं है, सो रास्ता क्लियर है। जहां तक पीएफसी की बात है, तो इसमें भी सिमिलर सेटअप है, जो इस काउंटर को 450 की तरफ लेके जा सकता है। फिलहाल 425 पे बैठे हुए हैं, और ये पॉजिटिविटी सारी की सारी तब तक बनी रहेगी जब तक विद इन 3 to 5% जो भी अगर पुल बैक आएंगे, तो वो पुल बैक उतने में रिस्ट्रेन रहेंगे। आरईसी को होल्ड करने की सलाह। ब्रोकरेजेस भी हमने देखा कि कल आरईसी को लेकर बुलिश हो रहे थे, और आरईसी के शेयर में हमने देखा कि 360 से जो 440 के टारगेट आए हैं, वो बहुत तेज रफ्तार से आए हैं। गेल का शेयर भी आज फोकस में रहेगा। कल हमने देखा कि गैस सप्लाई करने वाली जो कंपनीज हैं, वहां पर भी अच्छी तेजी रही। गेल, आईजीएल, एमजीएल में अच्छी बाइंग हो रही थी। और गेल का एक स्टेटमेंट आया है कि पीएनजी-आरबी के जो टैरिफ में जो बदलाव की जो खबरें आ रही हैं, अभी कोई फैसला हुआ नहीं है, सिर्फ ड्राफ्ट तैयार हुआ है, और अगर होता भी है बदलाव तो कोई खास असर नहीं होगा। गेल में हमने कल 3.5% के आसपास की तेजी देखी है। विवेक जी, गुड मॉर्निंग। ये गैस वाली, सीजीडी वाली जो कंपनीज हैं, पाइपलाइन वाली भी कंपनीज हैं, उनको आप किस तरह से देख रहे हैं? कि आपके हिसाब से यहां से अभी और अच्छे मौके बनेंगे तेजी के? देखिए अभिषेक, मैं ये जो पीएनजी-आरबी का आया है, इसको मैं साइड में रखना चाहूंगा, क्योंकि जैसे गेल ने भी कहा है कि कोई ठीक ठाक है, ठीक है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, लेकिन कोई बहुत बड़ा फंडामेंटल इम्पैक्ट इससे नहीं होने वाला है। लेकिन पिछले हफ्ते भी हमने बात की थी गैस स्टॉक्स के बारे में, और मुझे लगता है कि आज भी जो वैल्यूएशंस है, पर्टिकुलरली काफी पीएसयू सेगमेंट में वैल्यूएशंस बहुत सस्ते हो गए, और जो गैस सेगमेंट है, ये लग रहा है कि यहाँ से मोमेंटम आपका जारी रह सकता है।
तो इस मोमेंट के बावजूद गेल एक तो अच्छा खासा प्राइस करेक्शन दे चुका है, तो इसके लिए एक रिकवरी ड्यू है। वैल्यूएशन वाइज ठीक ठाक है, इसके लिए एक ड्यू है। और जो इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स नंबर आ रहे हैं और जो प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रही है कंपनी, मुझे लगता है कि आगे चल के भी ये एटलीस्ट क्या बोलते हैं, डाउन साइड इसमें नहीं है, अपसाइड चाहे धीरे हो लेकिन एक बाइंग बनता है लॉन्गर टर्म के लिए। तो सारे के सारे गैस स्टॉक्स पे यही व्यू रहेगा, चाहे वो गेल हो, पेट्रोनेट हो, गुजरात स्टेट हो या एमटी एनर्जी, सारे पीएसयू कंपनीज है। लंबी अवधि के लिए ठीक है, आप लंबी अवधि का दाम लगा सकते हैं इन शेयरों को लेकर। लेकिन कल निफ्टी बैंक में बड़ी तेजी देखी। आज सरकारी बैंक फोकस में रहेंगे क्योंकि आरबीआई ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को लेकर जो गाइडलाइंस को संशोधित किया है। गाइडलाइंस में क्या बदलाव हुए हैं, क्या खास है, इसकी पूरी डिटेल लेकर हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, बताइए क्या जानकारी है और क्या डिटेल्स आई हैं, बैंकों को कैसे फायदा होगा इससे? गौरव तक हमारी आवाज शायद पहुंच नहीं पा रही है। गौरव को फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक जरा राय सरकारी बैंकों पे पहले ले ही लेते हैं क्योंकि वहां पर भी लोअर लेवल से अच्छी बाइंग हम देख रहे हैं। विवेक जी, ये जो गाइडलाइंस आई हैं, अब देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से, रेगुलेटर की तरफ से कोशिशें हो रही हैं कि नहीं, एक जो क्रेडिट क्रंच की स्थिति हो रही थी, रेगुलेशन सख्त हो रहे थे, उसको रिलैक्स किया जाए और थोड़ा सा माहौल को बेहतर किया जाए। उस दिशा में ये भी कदम हम देख रहे हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं इसको और बैंकों के लिए ये कितना पॉजिटिव होगा? ये मैंने कहा था कि ओवरऑल जो बैंकिंग सेगमेंट है उस पर तो मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ। और ये एक्चुअली आपको थोड़ी सी इसकी प्रक्रिया समझनी होगी कि क्यों हुआ था। ये कोविड के बाद में आरबीआई ने काफी नॉर्म्स रिलैक्सेशन किया था। जो 1.2 होता है उसका करीबन 1.5 लेंडिंग उन्होंने अलाउ किया था, तो उसके कारण थोड़े से बैंक्स अग्रेसिव हो गए थे। और आज उसका नतीजा हमको देखने को मिल रहा है कुछ पर्टिकुलरली माइक्रो एंड स्मॉल फाइनेंस कंपनीज में। तो इनका एक्सपोजर डेफिनेटली बड़े बैंक्स का होता है इन कंपनीज में भी। मुझे लग रहा है कि वैल्यूएशन वाइज पीएसयू बैंक्स भी काफी स्ट्रांग है ये। और ये जो छोटा मोटा नुकसान बैंक्स दिखा रही है, इसका कोई ज्यादा असर होने वाला नहीं है। ठीक है, एक बार सेंटिमेंटल असर हो गया, लेकिन जो अब नॉर्म्स वापस बैक टू ट्रैक आ गए हैं, इसका अगले 3 महीने 6 महीने आपको दिखेगा कि सारे के सारे बैलेंस शीट्स ऑन ट्रैक है। तो इस कारण मैं बैंकिंग पे बुलिश हूँ और मुझे लग रहा है कि यहाँ से जो रिकवरी देखने को मिलेगी इन द सेंस इकोनॉमी और ओवरऑल लेंडिंग में, इसका फायदा आपको बैंक्स में देखने को मिलेगा। तो कोई भी अगर डिप मिलता है, अभी थोड़ी देर पहले आप एसबीआई वगैरह की बात कर रहे थे, तो जो दिग्गज पीएसयू बैंक्स है उस पर भी आपको दाव लगाना चाहिए। ये पीएसएल यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को लेकर जो गाइडलाइंस है उसकी डिटेल्स आपके स्क्रीन पर ये दिख रही हैं। लेकिन सीमेंट शेयरों को लेकर ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट भी आई है और यूबीएस कुछ शेयरों पर बुलिश हो रहा है। कौन से शेयरों पर यूबीएस बुलिश है और क्या रीजंस बता रहा है, ये जरा समझते हैं। हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ हैं। वरुण, बताइए क्या डिटेल्स हैं? डेफिनेटली, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है सीमेंट सेक्टर पे और यूबीएस की रिपोर्ट है जो कि कह रही है कि शायद बुरा वक्त जो है वो सीमेंट कंपनियों के लिए अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। ये पॉजिटिव हो चुके हैं इस पूरे सेक्टर पे और इनका अनुमान है कि अर्निंग्स अपसाइकिल जो है वो आपको FY26 से देखने मिलेगा। खासकर ये कह रहे हैं कि FY25 से 27 तक सीमेंट कंपनियों की जो ओवरऑल अर्निंग्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रह सकती है। डिमांड जो है यानी कि मांग जो है FY26 में फिर से एक बार लौट सकती है। कॉस्ट रिडक्शन जो है वो भी आपको देखने मिलेगा। खासकर इनका कहना है कि जो 2 मार्केट लीडर्स है वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रोथ देखने मिलेगी। कंसोलिडेशन जो है वो थोड़ा बहुत कंटिन्यू होता हुआ इस दोनों टॉप लीडर्स में, जो कि है अल्ट्राटेक और साथ ही साथ अंबुजा सीमेंट। इनका कहना है कि 5 साल के अगर आप मीन देखेंगे तो फॉरवर्ड एबिटा जो है वो थोड़ा महंगा है, नो डाउट, लेकिन जिस तरह से ग्रोथ आ रही है वो इन कंपनीज के ओवरऑल वैल्यूएशन जो है उसको काफ़ी हद तक सपोर्ट कर रही है। अल्ट्राटेक सीमेंट को देखिए, अपग्रेड किया है, खरीदारी की सलाह 9,000 से प्राइस टारगेट बढ़ा के सीधे 13,000 यानी कि 4,000 रुपये के आसपास अपने प्राइस टारगेट में इन्होंने बढ़ोतरी की है। अंबुजा सीमेंट अपग्रेड किया है सेल से, इसको भी बाय कर दिया है 475 रुपीज़ से बढ़ा के 620। ACC खरीदारी की सलाह, हालांकि यहाँ पे टारगेट काटा है 2450 से काट के 2250। और दालमिया भारत अपग्रेड किया है सेल से बाय, टारगेट प्राइस यहाँ भी काटी है 2100 किया है 2160 से। लेकिन खासकर अल्ट्राटेक और अंबुजा यहाँ पे आप नजर रखिएगा क्योंकि बड़ा अपडेट जो है इन 2 स्टॉक्स पे आता हुआ
और अपने प्राइस टारगेट जो है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी जो है वो इन्होंने कर दी है। तीनों के तीनों शेयर आपके फोकस में होने चाहिए और टारगेट्स भी बढ़ाए हैं और रेटिंग भी अपग्रेड की है। छोर शेयरों पर चर्चा करते हैं फटाफट। रियल एस्टेट स्टॉक्स में देख रहे हैं कि लोअर लेवल से वैशाली जी अच्छी बाइंग हो रही है और स्पेशली अगर हम देखेंगे तो मैक्रोटेक में बहुत अच्छी बाइंग हुई है। आज जो खबर आई है वो ब्रिगेड को लेकर आई है कि ये प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं अपना। ब्रिगेड पर भी राय दीजिए और रियल एस्टेट में अगर और कहीं आपको मौके दिख रहे हैं तो उसका भी आप मेंशन कीजिए। ब्रिगेड में बात करें तो ऑफकोर्स एक बॉटमिंग आउट हुआ है, अच्छा सा करेक्शन आ चुका है। कल वॉल्यूम के साथ एक अच्छी सी बड़ी सी कैंडल हुई है। सो मेरा व्यू रहेगा द 960 का नियर टर्म सपोर्ट रहेगा और ये स्टॉक जिस तरह से चल रहा है इट कैन गो टुवर्ड्स 1100 1150। सो व्यू इसमें पॉजिटिव है और इसके साथ आप देखेंगे तो जैसे कि आपने लोडा की बात करी, डीएलएफ, ये सभी एक मोमेंटम में आ चुके हैं। सो व्यू फिलहाल बाउंस बैक का रहेगा। बाउंस बैक का होगा इन सारे के सारे शेयरों में। कूलिंग सेगमेंट वाले शेयर चल रहे थे। वोल्टास, ब्लू स्टार में हम तेजी देख रहे थे। कल भी हमने ब्लू स्टार में अच्छी तेजी देखी। विवेक जी, ये तेजी बनी रहेगी या फिर अब थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि लोअर लेवल से अच्छे रिकवर करके शेयर ऊपर आ गए? ये मुझे लगता है कि ये तेजी अभी भी थोड़ी बहुत बनी रह सकती है क्योंकि मैं लास्ट इनफैक्ट पिछले शो में भी यही बोल रहा था कि जो एफएमसीजी है वहां पे आपको हो सकता है कि स्पेंडिंग कम देखने को मिले, लेकिन जो बजट का पॉजिटिव इम्पैक्ट है ये आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा और ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत टूरिज्म में भी। तो ब्लू स्टार भी ये पूरा सेक्टर, नॉट जस्ट ब्लू स्टार, वोल्टास है, ब्लू स्टार है, ये सारे के सारे मुझे लग रहे हैं कि यहाँ से आपको ठीक ठाक करते हुए दिखेंगे। तो अब गर्मियों का सीजन भी आ रहा है। इनफैक्ट चेन्नई में तो जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, मैं एसी चला के बैठा हूँ अभी भी। तो ये हालत ऑलरेडी चालू है यहाँ पे और मुझे लग रहा है कि ये क्वार्टर अच्छा रहना चाहिए ओवरऑल कंपनीज के लिए। ये यहां से तेजी और देखने को मिल सकता है इन शेयरों में। रचना जी, रिलायंस का शेयर आज फोकस में रहेगा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि जो देश वेनेजुएला से तेल खरीद रहे हैं उनके ऊपर 25% का टैरिफ लगाया जाएगा। हालांकि हमारे टोटल इंपोर्ट में क्वांटम बहुत ज्यादा कम है, लेकिन हो सकता है कि सेंटिमेंटल इंपैक्ट आए रिलायंस के शेयर पर क्योंकि रिलायंस के जरिए ही ये बाइंग भी की जाती है। इसका एक ठीक ठाक पोर्शन आता है। रिलायंस क्या थोड़ा नीचे जाए, बाय ऑन डिप वाला ये शेयर होगा? देखिए, रिलायंस का अपना चार्ट सेटअप तो हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया, इट इज पॉजिटिव। तो मेरे को चार्ट पे तो कहीं नेगेटिविटी नहीं नजर आ रही। ये 3-4 दिन पुरानी रैली है अब, तो उसमें पुल बैक जरूर आ सकता है। दिस न्यूज कुड बी गिविंग दैट वेरी मच। तो अगर वो पुल बैक आता है बिकॉज ऑफ द न्यूज तो वो होगा तो बाइंग अपॉर्चुनिटी, वो बात तो मैं कहूंगी। और ये तब तक बना रहेगा पॉजिटिव व्यू जब तक ये काउंटर 1280 के ऊपर बना हुआ रहेगा। तो 1280 के आसपास तक का लेवल जब तक होल्ड करता है तब तक ये बाय ऑन डिप्स रहेगा और फॉर अ टारगेट ऑफ 1340 एंड 1350 ऑन द अपसाइड। बाय ऑन डिप्स का शेयर है 1280 का लेवल, जब तक ये बचा के रखता है रिलायंस के शेयर में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। डिफेंस वाले शेयरों में अच्छा मोमेंटम है और हाल फिलहाल खबर भी आई थी कि 54,000 करोड़ रुपए के डिफेंस प्रोक्योरमेंट को रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दी थी और जो सबसे बड़े ऑर्डर बुक के साथ कंपनी बैठी है एचएल, वहां पर हम लगातार बाइंग देख रहे हैं। 3,000 रुपए का भाव था जब मार्च की शुरुआत की थी और अब एचएल का भाव 4,000 रुपए के ऊपर है। किरण जी, एचएल होल्ड करके चले या फिर एक राउंड की प्रॉफिट टेकिंग कर लें एचएल में? एचएल की अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से नहीं खरीदा तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर किसी के पास है तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। रीजनिंग अगर आप देखोगे तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के आसपास ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ स्टॉक ने अपनी जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज लाइक 150 उसको भी क्रॉस किया है और आज का क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आज भी 4100 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो चांसेस है 43-4400 तक जा सकता है। तो फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के आसपास मेरे हिसाब से आज के दिन तक के लिए तो डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 4000। ठीक है, तो कुछ और स्टॉक्स वगैरह भी और पता हम करते चलते हैं और साथ ही कुछ खबरें वगैरह भी लेंगे आगे चल के। एक शेयर बस मेरे को पहले और पता करना है क्योंकि मैं ना सब रोल ओवर के हिसाब से बता रहा हूँ आपके सामने। हाँ, ये जितने भी शेयर्स मैं भी आपके सामने पूछूंगा ये सब रोल ओवर के हिसाब से इंपॉर्टेंस रखते हैं और उन्हीं शेयर्स पे मैं ज़रा बात भी करना चाहूँगा आज। जस्ट अ मिनट, यस आ गए हैं शेयर्स।
रचना मैम, एक बार जरा आप एनटीपीसी चेक करना, नई सीरीज में भी रोल ओवर करके जाना चाहिए या फिर यहीं पे ही सौदा काट दे। एनटीपीसी आपने चेक किया रचना मैम? एनटीपीसी या एनटीपीसी में प्राइस अभी फिलहाल 367 के करीब बैठा हुआ है। ये रैली करीब करीब 2 हफ्ते पुरानी है एंड फिलहाल वो 200 पीरियड के रेजिस्टेंस पे है। तो एक बार को अगर पुराना आपका पोजीशन बना हुआ है तो या तो आप अपने एसएल को ट्रेल करके 355 के आसपास ले लें इफ यू वांट टू कंटिन्यू द पोजीशन। अदरवाइज 366 के आसपास अगर कहीं पे बुकआउट भी करेंगे फॉर वंस तो कोई बुरा आइडिया नहीं है। एक बार को बना हुआ पुराना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और अगर उसके बाद डिप मिलता है, जो कि मिल ही सकता है यहाँ से, तो वहां पे हम दोबारा से फ्रेश एंट्री फॉर न्यू स्विंग की कोशिश करेंगे। बट फॉर वंस 367 के आसपास इज अ गुड लेवल टू बुक आउट। एक बीएससी का शेयर और चेक करना है। किरण जानी जरा आप चेक कीजिएगा, बीएससी का शेयर है, ये शॉर्ट हुआ था कल और इसका शॉर्टिंग प्रेशर शायद अगली सीरीज में भी कंटिन्यू हो। एक बार आपकी रिकमेंडेशन बीएससी पे क्या करें सर? सो बीएससी लिमिटेड का जिस तरह से चार्ट हम देख रहे हैं कि नीचे से एक शॉर्ट कवरिंग काफी अच्छी से हुई है। तो उस दिन की मूविंग एवरेज जो 3900 के आसपास थी उसका सपोर्ट लेके काउंटर ने वी शेप रिकवरी दी है। अब कल का जो पुल बैक था कहीं ना कहीं वो बाइंग में तब्दील होना चाहिए। रीजन बिंग 4600 का एक क्लस्टर सपोर्ट था, उसको ब्रेक करके एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट देखा था। अब वापस स्टॉक कहीं ना कहीं 4600 के ऊपर है। तो मेरे हिसाब से जब तक 4600 ब्रेक नहीं करता है तब तक उसके स्टॉप लॉस के साथ बीएससी में लॉन्ग बने रहना चाहिए। पॉइंट टेकन। नवरत्न शेयर भी तैयार हैं आपके लिए। 9 के 9 शेयर जान लीजिए, 9 बज चुके हैं आपके लिए और उसके बाद इंडिकेटिव प्राइस फ्रीज हो जाएंगे तो फिर फ्रीज लेवल के साथ ही चर्चा शुरू करेंगे। तो पहले नवरत्न शेयर देखते हैं, लेके आइए स्क्रीन पर नवरत्न शेयर्स। जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है आपको पीएसयू बैंक्स, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, पीएफसी, आरएफसी, खास करके एसबीआई, आरबीएल, इन बैंक्स पे भी नज़र रखिएगा कि आरबीआई ने जो है प्रायोरिटी सेक्टर लोन नियमों को जो है बदलाव किया है। यहाँ पे जो है और नए नए सेक्टर्स को शामिल किया गया है, कुछ ढील भी दिया गया है। अब ऑफकोर्स ये आरबीआई के जो इतने सारे एक्शंस आ रहे हैं, एक टाइप से इम्पेंडिंग रेट कट है अप्रैल में, वो देखने मिल सकता है। तो ऑफकोर्स पॉजिटिव मोमेंटम जो है देखने मिल सकता है इस स्पेस में। रिलायंस के लिए नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। यूएस ने अनाउंस किया है 25% टैरिफ लग सकता है वेनेजुएलन ऑयल में। ये इफेक्टिव है अप्रैल 2 से, लेकिन इसका पूरा क्वांटम अभी तक पूरा पता नहीं है। तो ओवरऑल जो है कहेंगे सेंटिमेंटली नेगेटिव रिलायंस के लिए ज़रूर है। पेटीएम, मोबीक्विक को भी नज़र रखिएगा। पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया ने पीएमओ से जो है अर्ज की है कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट जो एमडीआर होता है यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड पेमेंट्स में वापस ले आए। ये बस एक रिक्वेस्ट आई है, ओवरऑल कोई अप्रूवल नहीं देखने मिला है अभी तक। ऑफकोर्स बहुत सारे बैंक्स जो है, यूको बैंक, पंजाब सिंध बैंक, सेंट्रल बैंक, तीनों ही बैंक ने अपनी QIP लॉन्च की हैं। तो इन स्टॉक्स पे भी नज़र रखिएगा। ये सारे जो QIPs आए हैं 5% डिस्काउंट के क्लोजिंग प्राइस से आए हैं। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ हमारा 5वां स्टॉक रहेगा। गुजरात की उनकी झागड़िया प्लांट में जो है आपके हड़ताल हुई है तो उसके कारण कामकाज पे असर पड़ा है, तो इस पे भी जो है नेगेटिव इम्पैक्ट स्टॉक में देखने मिल सकता है। वही हम NHPC के बारे में बात करें तो ट्रायल रन इन्होंने कंप्लीट किया है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स का, इनका जो कि हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। हमारा 7वां स्टॉक AB कैपिटल रहेगा, जहाँ पे NCLT की अप्रूवल आई है। अमेलगमेशन की एक आर्म है इनकी आदित्य बिरला फाइनेंस की, उसको जो है कंपनी के साथ जो है मर्ज कर दिया गया है। इसकी अप्रूवल आ गई है NCLT की। 8वां स्टॉक ब्रिगेड एंटरप्राइजेज, लैंड एक्विजिशन आई है वाइटफील्ड एरिया में बेंगलुरु की। इसका जो ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू बनता है यानी सेल्स वैल्यू बनता है लगभग 950 करोड़ रुपए का बनता है, स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। और आखिर में बिग बोल्ड ब्रोकरेज हमारा होगा अंबुजा सीमेंट। UBS की रिपोर्ट आई है, अपग्रेड कर दिया है, सेल से बाई पे कर दिया है और लक्ष्य की बात करें तो उसको बढ़ा दिया है, 475 से बढ़ा के 620 कर दिया है। और बुलिश नज़रिया ओवरऑल UBS का बन रहा है सीमेंट इंडस्ट्री में। ठीक है, डन। ये 9 के 9 शेयर थे। विवेक सर, एक क्वेश्चन और भी है, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर भी क्लोज हो जाएगा 5 दिनों के बाद, फिर से नया फाइनेंशियल ईयर भी स्टार्ट होगा, कुछ कुछ चेंजेस होते हैं। क्या आपने कुछ नए फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से सोचा है सर मार्केट में कुछ शेयर्स खरीदने के बारे में या कुछ प्लानिंग के बारे में? एक्चुअली अभी तो क्या होता है कि वो जो टैक्स हार्वेस्टिंग या फिर आप समझते हो ना लॉस हार्वेस्टिंग, उसका काम किया है पूरे मार्च में।
कि जहां जहां वैल्यूएशन कम थे या फिर पोर्टफोलियोज में थोड़ा बहुत लॉस था उसको बेच के वापस खरीदारी की है, ताकि इस वित्तीय वर्ष में जितना भी टैक्स भरना है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, ये ऑफकोर्स फाइनेंस मिनिस्टर को सुन के अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये वाला काम किया है मार्च में। अब एक बार अप्रैल आ जाए और जैसे मैंने कहा सेक्टर तो वही रहेंगे फेवरेट, और ये नहीं है कि कुछ नया आ रहा है इमीडिएटली, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये वाला जो फाइनेंशियल ईयर है, बजट का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, बजट थोड़ा सा साइलेंट था लेकिन पॉजिटिव काफी रहने वाला है बजट का इम्पैक्ट, पर्टिकुलरली जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जनता है उसके ऊपर, क्योंकि ऑलमोस्ट आपके हाथ में 1-1 लाख पे बचने वाले हैं, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग अगर सरकार बोल रही है उतना अगर करती है तो इकोनॉमी में आपको एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो ये जितने भी सेक्टर्स मैंने पहले कहे थे, मुझे लग रहा है कि उन्हीं में आपको बाइंग जारी रखनी चाहिए। और जो कमिंग फाइनेंशियल ईयर है, लकीली टैक्स रेट्स में भी चेंजेस नहीं है, तो आपको इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए, और मुझे लग रहा है कि करीबन 12 से लेके 15% आपको इस फाइनेंशियल ईयर में आराम से रिटर्न्स मार्केट देगा, तो काफी बुलिश हूं मैं। ठीक है, तो काफ़ी बुलिश हैं आप। 2 मिनट बाद मार्केट्स भी खुल जाएगा और आज बुलिशनेस फिर से एक बार देखने को मिलेगी। मैं जरा लेवल्स वगैरह सब आपके स्क्रीन पर रखना चाहूँगा। 93 पॉइंट्स की बढ़त के साथ आज वापस बाज़ार खुलेगा और ये बिल्कुल मुआयने पर पहुँचा है 23,800 के। ध्यान रखिएगा 23,800 एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। बाज़ार अपनी शॉर्ट स्क्वीजिंग काफ़ी अच्छे से कर चुका है। 27 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी है। एक्सपायरी का एक्शन जो होना चाहिए, मेरे को लग रहा है मार्केट ने थोड़ा पहले ही प्रीमेच्योर कर रखा है उसको, इसलिए अगले 2 दिन, आज का दिन तो मैं जोड़ लेता हूँ, अगले 2 दिन जो है इसी के साथ काउंट होंगे। चंदन तापड़िया जुड़ गए हैं, हम बाद में सारे शेयर्स लेवल्स वगैरह देख लेंगे। एक काम करते हैं, उनसे उनके शेयर्स पता कर लेते हैं जल्दी से। चंदन सर नमस्ते, बताएं सर आपके शेयर्स कौन से हैं? बिल्कुल नमस्कार। और आपको बताना चाहूंगा, बिल्कुल कन्विक्शन था बाजार में कि एक बड़ा बॉटम देखने को मिला है, और सच में बाजार में 1000, 1200, 1500 पॉइंट का रनअप देखने को मिला। और आई थिंक मोस्ट ऑफ द सेक्टर और स्टॉक्स में एक रिबाउंड देखने को बना है, और ये रिबाउंड एक्सटेंड होना चाहिए। ट्रेडिंग आइडियाज की इमीडिएट बेसिस पे बात करें तो पहला ट्रेड सेटअप मेरा एक्सिस बैंक पे रहेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ने एक बड़ा ब्रेकआउट दिया है, और ICICI बैंक और HDFC बैंक के लीडिंग के बाद एक्सिस बैंक में भी रिकवरी देखने को मिली है। तो एक्सिस बैंक पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 1080 का सपोर्ट है, ऊपर में 1140 के टारगेट बनेंगे। दूसरा ट्रेड डिफेंस काउंटर से रहेगा BEL। HAL और BL में काफी पॉजिटिव व्यू है। लगातार 4 वीक से BL हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है, और जिस हिसाब से सेटअप है लग रहा है मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए। 296 का सपोर्ट है, ऊपर में 315-16 तक के टारगेट BL में बनने चाहिए। तो इमीडिएट बेसिस पे एक्सिस बैंक और BL 2 ट्रेडिंग आइडिया रहेंगे जो तेजी के लिए ट्रेड किए जा सकते हैं। ठीक है, BL तो मैं भी देख रहा था कि इसके अंदर रोल ओवर की पोजीशंस वगैरह भी काफ़ी अच्छी है, और एक्सिस बैंक तो टिपिकली बैंकिंग काउंटर्स में से एक है ही। 170 पॉइंट करीब बैंक निफ्टी आज और ऊपर खुलेगा, 51,874 का दिखेगा लेवल, लेकिन 90 पॉइंट निफ्टी। आज हमारी नज़र निफ्टी पे थोड़ी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ IT वेटेज। रिलायंस भी आज 5 से 6 रुपये की बढ़त के साथ खुल के 1300 के ऊपर खोलेगा। HDFC 1800 के ऊपर खोलेगा। तो ये दोनों बेंचमार्किंग लेवल्स हैं, 1800 1300, ये दोनों लेवल्स के ऊपर रिलायंस और HDFC जैसे शेयर्स आएंगे सामने खुल के। एक बार जरा IT के स्टॉक्स दिखाइएगा जरा जल्दी से, अगर दिखा पाए तो इस स्क्रीन पर। इन्फोसिस, TCS, SCL टेक दिखाओ, विप्रो दिखाओ, परसिस्टेंट दिखाओ, कफोर्स दिखाओ, और एक बार दिखाओ साइंट उसको भी दिखाई दो आप। यस, अमूमन ज़्यादातर शेयर्स आपको बढ़त के साथ दिख रहे होंगे, तो ये अच्छा साइन है। आज IT की वेटेज मार्केट के काम आ सकती है। देखिए बैटन तो मिलेगा और वो IT के साथ मिल सकता है। वैल्यू हंटिंग अभी IT में बाकी रह गई है, ज़्यादातर सेक्टर्स धीरे धीरे चले भी हैं। खैर बाजार खुल रहा है, पहला टिकाना शुरू हुआ। 90 पॉइंट ऊपर अभी निफ्टी दिख रहा है, 140 पॉइंट ऊपर अभी आपको बैंक निफ्टी दिख रहा है। देखते हैं और क्या होता है। आज हमारे लिए 52,000 का लेवल आ सकता है बैंक निफ्टी में, और निफ्टी के लिए 23,800 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार 800 का लेवल आ जाए, अगर रेजिस्टेंस पार हो गया पहले आधे घंटे में ही, तो बाजार थोड़ा और रिकवरी करवाएगा, और अगर नहीं होता तो इसी को हिट करवा के आप पूरा दिन निकाल सकता है। ध्यान रखिएगा ये हफ्ता डेरिवेटिव एक्सपायरी का है। इस बार जो बैंक निफ्टी में रोल ओवर कॉस्ट आ रही है वो 300 रुपये की आ रही है, यानी कि 300 पॉइंट्स आपको देने पड़ेंगे रोल ओवर करने में, और निफ्टी के अंदर भी 150 पॉइंट की रोल ओवर कॉस्ट है। तो जिन लोगों को रोल ओवर कॉस्ट झेलनी नहीं है वो माल यहीं काटेंगे अपना, क्योंकि ठीक प्रॉफिट आया होगा निचले स्तरों से अगर प्लस हुआ माल है तो। बट एनी हाउ ये सब हम रेगुलेशंस की और ये सब रोल ओवर्स की बात करेंगे बाद में।
200 पॉइंट अब मेरे को बैंक निफ्टी पे दिख रहे हैं। इंडिया विक्स कल करीब 9% बढ़ा था, आज करीब 1-1.5% और ऊपर है। 14 का विक्स चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से आप ट्रेड कीजिए। एज सच कोई भी प्रॉब्लम अभी तक मार्केट के अंदर नहीं आ रही है। अब आ जाते हैं जरा कुछ और शेयर्स पे या फिर और इंडाइसिस वगैरह पे, कहाँ पे कौन सी पोजीशंस बन रही है। पहले आते हैं निफ्टी 50 पे। अगर वहाँ पे देखेंगे तो अल्ट्राटेक सीमेंट ये आज तेज़ खुला, ट्रेंट तेज़ खुला, एसएल टेक तेज़ खुला, एक्सिस बैंक बढ़िया खुला। आज दिखाते जाओ फटाफट से जो मैं बोलता जा रहा हूँ। और इसके अलावा टेक महिंद्रा के अंदर भी आज आपको शुरुआती बढ़त देखने को मिल रही है। आज थोड़े डिफेंसिव शेयर्स पीछे हैं, खासकर एफएमसीजी वाले। आप देखेंगे नेस्ले, एचयूएल, ये शेयर थोड़ा पीछे हटे। थोड़ा मेटल्स के अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। मेटल्स पहले से शेयर्स होंगे जहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। हिंडाल्को उसमें से एक है, अपनी स्क्रीन पर आप इसको देख पा रहे होगे। कुछ और शेयर भी आपको मैं बताता हूँ। 2 काउंटर हैं सरकारी कंपनीज, एक तो RVNL, साथ ही इरडा। इन दोनों में 2-2% तक की मजबूती है। Naukri.com भी करीब 2.5% ऊपर है। कोचिन शिपयार्ड भी करीब 1.5% ऊपर आके कामकाज कर रहा है। आज बजाज फाइनेंस ने, कोटक बैंक ने खुलते ही साल का हाई भी टेस्ट किया है। इन दोनों शेयर्स ने आज साल का हाई टेस्ट कर दिया। अब कुछ और शेयर्स आपको नोटिस कराता हूँ मैं। ब्रिगेड ये करीब 4-4.5% ऊपर है। कार्बोरेंडम यूनिवर्सल करीब 3%, RVNL करीब 2.5% ऊपर है। और आज श्री सीमेंट ने भी साल का हाई टेस्ट किया है आज ऊपर आने के बाद। 1600 शेयर आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे वर्सेस 400, रेशियो 1:4 की है। कहने का मेरे मतलब सिर्फ कुल मिला के ये है कि मार्केट वैसे पोजीशनिंग ठीक है इसकी, बस थोड़ा लेवल्स चेक करते रहना और कुछ नहीं। जैसे देखो मैं आज आपका एक लेवल बताता हूँ। आज का मार्केट का जो हाई, निफ्टी का जो हाई है वो है 766 और इसका जो लो बना है आज का वो है 732। तो खुलना और उसके बाद का जो लो टेस्ट करना वो बहुत नीचे नहीं है, सिर्फ 30 पॉइंट्स में अभी तक बाजार ऊपर नीचे कर रहा है। अगर प्रॉफिट बुकिंग करनी होती तो स्मार्टली बहुत नीचे भी लाता, और अगर ब्रेक करना होता तो हाई ब्रेक करके अब तक 800 दिखा भी दिया होता। तो फिलहाल थोड़ा संभलो, अभी थोड़ा रुक जाओ, आधा घंटा और चेक कर लो। ये अपने हाइस को ब्रेक करेगा तो 100% 23,800 को टेस्ट करने के लिए जाएगा। आप निश्चिंत रहना, 50 पॉइंट आपके लिए साफ साफ सूखे सूखे मिल जाएंगे। हाई ब्रेक करेगा और अगर अपना लो ब्रेक करता है तो ये हो सकता है आज ये 23,700 को भी टेस्ट करने के लिए पहुंच जाए, यानी कि 40-50 पॉइंट सूखे सूखे आपको यहाँ से और मिलेंगे। ठीक, तो थोड़ा इसी चीज़ के लिए वेट एंड वॉच करो। मार्केट अपनी थोड़ी दिशा ढूंढेगा भी और उसको समय लगेगा। वो वाली बात नहीं रही है जो पिछले 5 दिनों में लेके आए हैं। थोड़ा शॉर्ट स्क्वीजिंग हो चुकी है, काफ़ी हद तक सिस्टम से शॉर्ट से वो खर्च हो चुके हैं। नया फ्यूल के लिए या तो लॉन्ग पोजीशंस बनानी पड़ेंगी या तो और शॉर्ट कवरिंग करानी पड़ेगी। शॉर्ट कवरिंग के लिए जगह नहीं है, लॉन्ग पोजीशंस ही एकमात्र रास्ता है और वो नई सीरीज़ के साथ ही बनेगी। इसलिए रोल ओवर के नंबर, रोल ओवर वाले बढ़िया बढ़िया शेयर्स, ये सब चेक करते जाना। इस बार अगर आप मेरे से पूछेंगे तो डेरिवेटिव एक्सपायरी में रोल ओवर की बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता लगेगा कि कौन सी पोजीशंस पे कहाँ पे डाटा आगे भी पॉजिटिव होके जा रहा है। ये निफ्टी IT इंडेक्स है, 1.25% की मजबूती, और इसके अलावा ज़्यादातर इंडाइसिस आपको 1/4% के आसपास बढ़ते हुए दिखेंगे। निफ्टी फार्मा आज लाल निशान में, मेटल्स लाल निशान में है। फार्मा थोड़ा डिफेंसिव है इसलिए पीछे हटेगा, और मेटल्स में सबसे पहले प्रॉफिट बुकिंग आएगी जब भी आएगी। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ये उसका सारा डाटा बता रहा है। ठीक है जी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लाल निशान में आ गया है। हालांकि मैं उम्मीद नहीं करता था कि इतनी जल्दी ये लाल निशान में कन्वर्ट हो जाएगा, बट आज का जो हाई है वो इसका है 1307 का, वही इसका ओपन का प्राइस भी है। तो ओपन इज इक्वल टू हाई हो गया। जब तक अभी 1307 पार नहीं करेगा अभी चलेगा नहीं। तो ये नीचे कहाँ तक खिसक सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो 1307 आपके लिए एक रेजिस्टेंस एरिया हो गया। भले शॉर्ट करो ना करो, लेकिन 1307 के बाद ही आना अब खरीदने के लिए। 1307 से पहले आना नहीं इसमें खरीदने के लिए अभी के लिए। ठीक है जी। HDFC भी 1800 को बचाने की भी कर रहा है कोशिश। थोड़ा समय और दीजिए, बाजार आज मेरे को लग रहा है कि शायद थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, और जितना मैं अभी तक समझ पा रहा हूँ पहले 5 मिनट के ट्रेड के अंदर देख के तो लग ही रहा है ऐसा। स्क्रीन पर दिखाते जाओ जरा हीट मैप जल्दी से, ऑटो का, रियल एस्टेट का, FMCG का, IT का, इन सब के जरा दिखाते जाइए आप हीट मैप्स वगैरह, ताकि इससे थोड़ा और क्लियर हो जाए। ये कुछ एक बड़े शेयर्स भी हमारे प्रोड्यूसर साहब आपके लिए फायर कर रहे थे, ताकि आपको उनकी थोड़ी वेटेज के हिसाब से पता लग पाए। ये IT का इंडेक्स है, आज ये बहुत अच्छा प्ले मिलेगा। हमने शुरुआत में भी आपके सामने यही बात रखी थी कि हमको लग रहा है अगर मार्केट में कंसोलिडेशन होना है और चर्निंग होनी है, बैटन पास ऑन होना है किसी और के पास, तो उसमें से IT का रोल सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा। बैंक्स को थोड़ा थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा,
आईटी को जगह देनी पड़ेगी अगर बाज़ार को थोड़ा और खींचना है, और अगर नहीं खींचना तो फिर यही चर्निंग होती रहेगी, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 23,500 और 23,302 इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, नए वालों के लिए थोड़ा डिप का वेट करना चाहिए। अगर आज नहीं चला मार्केट तो आपको डिप 100% मिलेगा, फिर आप उसको फिर प्लस करना, जो भी आपको तब करना हो उसको करना। टाटा मोटर्स वगैरह भी आज आपको ऊपर दिख रहा है। ये जो 2 तारीख को बात आ रही है ना खबर कि भैया इसमें रिलैक्सेशन मिल सकती है, ये थोड़ा ऑटो में दम लेके आएगी। ध्यान रखना, ऑटोज़ में वो सारी कंपनीज जिनका एक्सपोर्ट्स वगैरह ठीक है, खासकर जो इनोवेशन में और एक्सपोर्ट्स में दोनों में काम कर रही हैं, उन्हीं कंपनीज पे ही ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। अदरवाइज़ ये एक हल्की खबर होगी और इसका कुछ खास इम्पैक्ट नहीं। अब आप देखो कहाँ हमने करीब 150 पॉइंट के आसपास तक ले गए थे एक बार निफ्टी 100 पॉइंट तक, लेकिन अभी सिर्फ 45 पॉइंट रह गए हैं। 200 पॉइंट चला गया था बैंक निफ्टी, अब सिर्फ 90 पॉइंट रह गए हैं। कहने का मेरे मतलब ये है कि यहाँ पर आपके जो आपने फ्यूल खर्च कर दिया ना शॉर्ट कवरिंग का, यही बात सुबह सुबह अभिषेक जी हमसे पूछ रहे थे और यही बात हम आपको बता रहे थे। इसको बताने में और इसको बोलने में नेशनल टीवी में बड़ी हिम्मत की बात होती है। ये ऐसे नहीं है कि मेरे को कोई ब्रह्मा जी मेरे कान में आके फूंकते हैं तो मैं आपको बोल दूंगा, नहीं, ये सब वो डाटा ही है जो बता देता है अपने आप में कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। और चंदन जी इसके मास्टर हैं, किरण जी इसके मास्टर हैं। आज के हमारे दोनों मेहमान हैं, उन दोनों से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आपके सामने आज के ट्रेड रखना शुरू कर रहे हैं। तो बाजार में लगातार 7वें सत्र में तेजी तो है, लेकिन जैसा कि डिम्पी कह रहे थे कि ऊपरी स्तरों से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग भी हम देख रहे हैं और निफ्टी के जो गेंस हैं वो रह गए हैं 50 अंकों के आसपास के। आज मामला थोड़ा दिग्गजों में बटा हुआ है। आईटी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन रिलायंस पे प्रेशर है। अब बैंकिंग में बात करेंगे तो आईसीसी बैंक में प्रेशर है। एचडीएफसी बैंक की जो तेजी है 1800 रुपए की और ऊपर बढ़ रही है। तो ये माहौल है। फार्मा और कंजम्पशन शेयर सपोर्ट करने के मूड में बाजार को आज नहीं दिख रहे हैं और साफ साफ प्रेशर आपको दिखेगा। डॉक्टर रेड्डीज है टॉप लूजर 2.25% के आसपास की गिरावट के साथ। हमारे 3 एक्सपर्ट तैयार हैं। किरण जानी है, चंदन तापड़िया हैं और तेजस शाह को भी जोड़ लेते हैं शो में। तेजस जी, आपका बहुत शुक्रिया, समय देने के लिए स्वागत है। सबसे पहले आपसे शुरू कर लेते हैं। ओपनिंग ट्रेड की बताइए, कहां पर आपकी नजर गई है, क्या खरीदना है अभी? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी और तमाम दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। तो आज की जो मेरी पहली पिक है वो बैंकिंग क्षेत्र से है। बैंकिंग एज अ सेक्टर काफी अच्छा लग रहा है और कल के सत्र में एक फ्रेश ब्रेकआउट भी आया था निफ्टी बैंक में। रैली थोड़ी हो चुकी है, ओवर स्ट्रेच है, बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी अच्छे है। तो मेरा जो पिक है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। कल के सत्र में स्टॉक ने एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई थी और 200 दिन की मूविंग एवरेज को भी सरपास करके ऊपर बंद दिया था। आज भी 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। चार्ट में ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है, तो एक डिप में खरीदारी करिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। 755 का इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। पहला लक्ष्य रहेगा 805 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 830 का। और दूसरा जो मेरा पिक है वो है रियलिटी स्पेस से। रियलिटी एज ए सेक्टर भी मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। 2-3 दिन पहले देखा तो स्टॉक ने एक मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर भी दिया था और कल के सत्र में स्टॉक ने 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया था और एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी ब्रेकआउट हुआ है जो पॉजिटिव ब्रेकआउट है। तो डीएलएफ में एक डिप में खरीदारी करिए। आइडियल लेवल टू बाय विल बी 700 to 705 लेवल विद अ स्टॉप लॉस बिलो 680। पहला लक्ष्य रहेगा 730 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 755 का। ठीक है, ये 2 दिग्गज शेयर, एक बैंकिंग से और एक रियल एस्टेट से। बैंकिंग में दिग्गज एसबीआई पर दांव लगाने की सलाह है। 805 830 के टारगेट के लिए 755 का स्टॉप लॉस। और डीएलएफ की बात करें तो 700 से 705 के रेंज में आप खरीदिए और 680 का स्टॉप लॉस होगा 730 750 के टारगेट के लिए। ये 2 बेहतरीन शेयर हैं तेजस जी की तरफ से। चंदन जी, गुड मॉर्निंग। आप बताइए, आप क्या खरीदने की सलाह देंगे? देखिए, नए ट्रेड सेटअप की तरफ हम नजर डालें तो मेरा फोकस रहेगा जुबिलेंट फूड पे। यहाँ पे लोगों के बिल्टअप देखने को बने हैं और स्टॉक का एक बॉटम आउट प्रोसेस बना रहा है। इनफैक्ट डेली चार्ट पे एक फॉलोइंग सप्लाई ट्रेंड लाइन को निकालने के लिए तैयार हो रहा है। कल के दिन रिकवरी थी और आज के दिन फॉलोअप एक्टिविटीज देखने को मिल रही है, तो जुबिलेंट फूड पे खरीदारी की सलाह होगी। सपोर्ट रहेगा 658 का, हल्के से डिप में खरीदे। 658 के सपोर्ट से यहाँ पे 695 तक के टारगेट बनने चाहिए। ठीक है, जुबिलेंट फूड कल भी हम देख रहे थे कि हमारे एक्सपर्ट की तरफ से रेकमेंड हो रहा था। आज भी मोमेंटम है, 2.25% की तेजी इसमें है। 658 का स्टॉप लॉस, 695 के टारगेट आपके लिए जुबिलेंट फूड में बनते हुए दिखाई देंगे। किरण जी, आपने क्या स्पॉट किया है?
तो बीएसई लिमिटेड में काफी अच्छा लग रहा है। हमने डिस्कस भी किया था डिम्पी जी के साथ कि जिस तरह से उसने 200 डेज मूविंग एवरेज से रिकवरी दिखाई है, जो शॉर्ट कवरिंग, कल का जो पुल बैक था कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से वो बाय ऑन डिप के लिए यूज करना चाहिए। 4600 के ऊपर जब तक है तब तक डेफिनेटली हमें बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। आज एक गैप अप ओपनिंग और फॉलो बाइंग चल रहा है, तो करंट मार्केट प्राइस से एक बार लॉन्ग करना चाहिए। जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमें देखने को मिल रहा है वो 4690 का मिल रहा है, तो इंट्राडे के लिए 4690 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप 4600 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं 1 से 2 दिन में 5000 प्लस तक के टारगेट बीएसई लिमिटेड पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बीएसई लिमिटेड हमने स्पॉट किया है। 5000 प्लस तक के टारगेट 1 से 2 दिन में आपको बीएसई मिलते हुए दिखाई देंगे। किरण जी, एक बार जरा स्टॉप लॉस फिर से आप बता देंगे। स्टॉप लॉस क्या बोला आपने? 4690 फॉर द इंट्राडे, 4690। ठीक है, 4690 के स्टॉप लॉस, 5000 रुपए के टारगेट, और लगातार हम तीसरे चौथे सत्र में बीएसई में लोअर लेवल से स्ट्रेंथ देख रहे हैं। 4700 रुपए के ऊपर के भाव आ गए हैं। बढ़िया है। आज कंजम्पशन का माहौल थोड़ा सा ढीला दिख रहा है। चंदन जी, कोलगेट देख रहे हैं हम, इसके अलावा आप देखिए बाकी जो शेयर हैं वहां पर भी कमजोरी का ही माहौल है, कोई उत्साह बिल्ड नहीं हो रहा है। और ये जो कंजम्पशन वाले शेयर हो, चाहे HUL हो या फिर ब्रिटानिया हो, कोलगेट हो, पैसे बना के दिए नहीं हैं। बजट में जो अनाउंसमेंट हुए टैक्स कट को लेकर लगा कि नहीं कंजम्पशन शेयरों के लिए पॉजिटिव है, लेकिन फिर ये समझ में आ गया कि नहीं, वो FMCG के लिए पॉजिटिव नहीं होगा, डिस्क्रिशनरी स्पेंड वाली जो कंपनीज होगी उनके लिए पॉजिटिव होगा। और अगर हम 6 महीने में देखेंगे तो ये सारे के सारे शेयर अभी भी 20% 30% नीचे दिखेंगे। बाय ऑन डिप्स इनको करना है चंदन जी, आपको लगता है कि मौका है? अगर ये गिरे तो कॉन्ट्रा बाय करें, यहां से माहौल अगर बेहतर होगा तो क्या पता अच्छे से चल जाए शेयर ये। व्यू है, बट कंजम्पशन में FMCG के अलावा डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस वाली थीम पे फोकस करना पड़ेगा। और इसी के चलते हम यहाँ पे जैसे जुबिलेंट फूड की बात की, या फिर इंडिगो जैसे काउंटर की बात कर सकते हैं, या फिर डिक्लाइन में ट्रेंड के बारे में चर्चा करनी चाहिए। इनफैक्ट इंडियन होटल हमें अच्छा लग रहा है, तो आई थिंक होटल कंपनीज पे फोकस किया जा सकता है। यदि आप प्योरली कंजम्पशन की बात करें तो 2 कंपनीज मेरे रेडार पर रहेगी। एक तो ITC होटल है, आप ITC को FMCG में बात नहीं रहे हो, मैं ITC होटल को कंजम्पशन में मान सकता हूँ। तो ITC होटल पे ध्यान रखें, रिसेंट लिस्टिंग हुई है कुछ महीनों पहले, और सेटअप अच्छा है। यहाँ पे 191 के आसपास के सपोर्ट है, ऊपर में 205 तक के टारगेट के लिए। इंडियन होटल भी अच्छा लग रहा है, हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्म में से बना है। हल्का सा डिक्लाइन आया ऊपर में, बट 840 के आसपास खरीदारी के मौके बनेंगे, 880 900 के टारगेट के लिए। तो FMCG थोड़ा सा डल हो सकता है, रेंज बाउंड हो सकता है, बट अगेन कंजम्पशन और सिलेक्टिव होटल और QSR वहां पे स्ट्रेंथ और मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए। ठीक है। जो स्टॉक्स के नाम लिए, इंडियन होटल्स आप देखिए 850 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं और अच्छी स्ट्रेंथ आ रही है एक राउंड की प्रॉफिट टेकिंग के बाद। आज फिर से हम देख रहे हैं कि जो डिफेंस वाली कंपनीज हैं वहां पर मोमेंटम है। भारत डायनेमिक्स आपको ऊपर दिखेगा, गार्डन रीच शिप बिल्डर में अच्छी तेजी है, पारस डिफेंस का शेयर चल रहा है। दिक्कत यह है कि ये जो चलते हैं शेयर तो ठीक ठाक रफ्तार आ जाती है। चंदन जी, आपकी कोई पिक डिफेंस वाले शेयरों में? देखिए, डिफेंस पे बिल्कुल हमारा एक पिछले 3-4 दिनों से एक पॉजिटिव रहा है। और डिफेंस के FNO की काउंटर की बात करें तो HCL और BL 2 काउंटर रेडार पे हालांकि काफी चल चुके हैं, बट अगेन खरीदारी की मौके यहाँ पे ढूंढेंगे। और नॉन FNO में बात करें तो कोचिन शिपयार्ड हमें अच्छा लग रहा है, माझगांव डोक में रिकवरी है। तो मैं इन सबको कंपैरेटिव तुलना करने के बाद में कोचिन शिपयार्ड पे खरीदारी की सलाह देना चाहूंगा। हल्का सा डिप मारे, 1490 के आसपास खरीदे, 1460 का सपोर्ट, 1550 की टारगेट है। ठीक है, थोड़ी देर पहले तक तो बैंक निफ्टी बकायदा लाल निशान में भी आ गया था। आज आप देख पा रहे होंगे, आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के मुकाबले फिर भी निफ्टी थोड़ा स्टेबल है। बैंक निफ्टी में थोड़ी वॉलिटिलिटी है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अगर आपके पास निफ्टी और बैंक निफ्टी हो तो कभी भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना हो, कभी भी ऐसा लगे कि आपको प्रॉफिट बुक करना है, तो पहले थोड़ा सा बैंक निफ्टी से करना। वर्टिकल राइज है, फ्यूल शॉर्ट कवरिंग का काफ़ी हद तक खर्च हुआ है। सीरीज़ इतनी लाइट है, मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी लाइट सीरीज़ है। अब अगली सीरीज़ में ही तय होगा। इस सीरीज़ में बैंक निफ्टी मेरे को नहीं लगता कि बहुत तोड़ फोड़ मचाने के लिए बाकी रह गया है। इसलिए मैंने सुबह भी जब आप अभिषेक जी से क्वेश्चन पूछे तो मैंने कहा 1500 पॉइंट कमाना आसान थे, लेकिन अब 500 पॉइंट निफ्टी के जोड़ना भारी पड़ जाएगा। और ऐसे ही बैंक निफ्टी के 3000 पॉइंट कमाना आसान थे, लेकिन ये 300 पॉइंट जोड़ना भारी पड़ सकता है बैंक निफ्टी का। ये 51,700 से 52,000 लाने में हो सकता है पूरा दिन निकाल दे, नहीं तो कल तो इसने 1100 पॉइंट दिखाए। वजह बहुत साफ है,
आप खुद जानते हैं, इसमें मैं कोई नया नहीं बता रहा। एक तो वर्टिकल राइज है, काफ़ी हद तक शूट अप हुई हुई चीज़ें हैं, शॉर्ट कवरिंग का फ्यूल खर्च है, सामने डेरिवेटिव एक्सपायरी खड़ी है, ठीक है ना। कई बार एक्सपायरी आपको बचाती है, जैसे मार्च के एक्सपायरी ने आपको बचाया था, लेकिन अभी मार्च टू अप्रैल जा रहे हैं तो एक्सपायरी आपके प्रॉफिट्स को बुक कराएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि 300 पॉइंट्स का रोल ओवर कॉस्ट है। बहुत सारे लोग, मेरे जैसे लोग, अपना छोड़, मैं दूसरों का छोड़, अपना जैसे मेरे जैसे लोग भी सोचते हैं कि भाई 300 पॉइंट्स का रोल ओवर मैं कॉस्ट दे रहा हूँ तो मेरे को कम से कम 1000 पॉइंट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो सब लोग सोचते हैं। हम टीवी एंकर्स होके वो ग्राउंड चेक नहीं जानते, फीस नहीं जानते, वो ड्यूटीज़ नहीं जानते, ब्रोकरेज के खर्चे नहीं जानते, लेकिन जो डीलिंग रूम से निकल गया, मेरे को मालूम है कि बॉस जितने पैसे का मैं सौदा बुक कर रहा हूँ उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा सरकार को, ब्रोकर को, सबके पास जाना है, उसके बाद बच बचा के मेरे पास आएगा। ठीक है जी, कोई बात नहीं। अभी 140 पॉइंट की वापस से बढ़त आई है। आई होप सो कि आज वो सरेंडर तो नहीं करेगा, बट वैसी कोई दिक्कत नहीं है मार्केट के अंदर। चलिए जी, आगे बढ़ जाते हैं। आप जरा लॉन्ग पोजीशंस वगैरह चेक कर लेते हैं। और चंदन सर तो खैर मास्टर हैं एक्सपायरी के आज। अच्छा चंदन सर, एक बात बताइए, 23,800 के ऊपर तो आपको नहीं लग रही ना डेरिवेटिव एक्सपायरी के? इसके ऊपर भी जा सकता है बाजार, और 24,000 24,200 तक ही इसी मार्च में आ जाएगा। ये मार्च का मतलब परसों खत्म कर रहे हो। देखिए, पहला लेवल था 23,500 और हम 23,333 23,500 की बात कर रहे थे। और कल के दिन इंडिया विक्स इसीलिए बढ़ा क्योंकि कोल आईवी में सर्ज हुआ और 23,500 के जो भी मंथली राइटर्स थे सब पेन में आए। और बाजार में राइटर्स जब पेन में आते हैं तब आईवी सर्ज होता है, अदरवाइज आप देखो कि मार्केट में रिकवरी होती है तो विक्स कूल डाउन होता है। बट कल मार्केट में 300 पॉइंट रैली थी, फिर भी आपका विक्स 8-9% बढ़ा था क्योंकि कोल राइटर्स यहाँ पे ट्रेप हुए हैं। तो कोल राइटर्स ट्रेप हुए हैं तो कोई भी डिप आएगा तो राइटर्स निकलने का ट्राई करेंगे और पुट राइटर्स अग्रेसिव होंगे। इसके लिए बाजार में कोई बड़ा डिप आएगा नहीं। मेरा मानना है कि अब 23,500 सपोर्ट का काम करेगा और जो डेटा बता रहे एक बार के लिए 24,000 तक के लेवल बनने चाहिए, क्योंकि इस पूरे महीने का जो वॉल्यूम वेटेज एवरेज है वो 22,665 है और हम उससे लगभग 1000 पॉइंट ऊपर है। इवन पूरे वीक की बात करें, एक दिन या आज के 1.5 दिन, तो भी वॉल्यूम वेटेज एवरेज 23,635 है और हम उससे 100 पॉइंट ऊपर है। तो वीकली और मंथली दोनों ही वॉल्यूम वेटेज से ऊपर है। तो मेरा मानना है 23,500 सपोर्ट का काम करके एक बार कहीं ना कहीं 23,900 24,000 तक के लेवल को इसी एक्सपायरी में टेस्ट करवाता हुआ नजर आएगा। यानी कि 27 तारीख से पहले 24,000 के लेवल आ सकते हैं। और एक और चीज़ मैं जोड़ देता हूं सर, जो आपने सारा फैक्चुअल डाटा रखा कि भाई 24,074, ध्यान से सुनना, 24,074 200 दिनों का एवरेज भी है, डीएमए लेवल भी है। तो कल बैंक निफ्टी ने डीएमए लेवल पार किया। इस तरह की तेजी के अंदर सेम एक्सपायरी के अंदर ही निफ्टी भी अपने डीएमए लेवल को टेस्ट करने के लिए पहुंच सकता है। इसलिए जो आप 24,000 का लेवल बोल रहे हो, इसमें मैं 64 पॉइंट और जोड़ दूंगा फ्यूचर्स के प्रीमियम वगैरह के, तो ये भी अपने डीएमए लेवल को भी टेस्ट कर देगा 200 दिनों के। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है अकॉर्डिंग टू चंदन सर, मेरा भी ऐसा मानना है। बट मैं उतना एग्रेसिव नहीं हूँ जितना एग्रेसिव मैं आज से 3 दिन पहले या 2 दिन पहले तक था। आज मेरा एग्रेशन थोड़ा इसलिए कम है क्योंकि मेरे को लग रहा है कि बाजार को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ये अगले 2 दिन के लिए, इन्हीं पॉइंट्स को पाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। और देखते हैं क्या होता है। चंदन सर ने आपको ऑप्शन चेन का पूरा मैटर समझा ही दिया है। अब आते हैं सीधा शेयर्स पर। आज लॉन्ग शेयर्स कहाँ पे, यानी कि पोजीशंस कहाँ पे बन रही हैं, वो सब आपके सामने रखता चलता हूँ। एक बार जरा नौकरी दिखाना। नौकरी 2.5% ऊपर है, ये 3-3.5% सॉरी, और 14% का। सबके ना फ्यूचर वाली प्लेट भी दिखाना, है ना। किरण, एक बार जरा इसको चेक करो आप तो, नौकरी को। अगर आपको ध्यान हो तो हमने लास्ट वीक में जब आईटी के शेयर्स की डिस्कशन की थी तब हमने बताया था कि कहीं ना कहीं मिड कैप आईटी में परसिस्टेंट एंड इन्फो एज, ये दोनों स्टॉक हमें काफी अच्छे लग रहे हैं। 6,700 से वन साइड रैली आज 7,300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर भी आज सस्टेन है। तो जब तक ये 7,300 ब्रेक नहीं करता है तब तक बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न और साथ ही साथ देखो तो फॉलिंग चैनल पैटर्न ब्रेकआउट यहाँ देखने को मिल रहा है। तो नौकरी काफी स्ट्रांग है, मेरे हिसाब से कोई भी डिप आए लॉन्ग करना चाहिए। एज ऑफ नाउ ट्रेडिंग स्टॉप लॉस 7,300। ओके, ठीक है। एक और शेयर, ये अच्छा, ये सारे जो शेयर्स मैं आपके सामने पूछ रहा हूँ ना, ध्यान रखिएगा, ये अगली सीरीज के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी माल लेना अब मार्च को छोड़ के अप्रैल के अंदर लेना। ऑप्शंस का मिले तो सर गेस्ट आप भी बताते जाइएगा, किरण जी, चंदन जी, आप भी बताते जाइएगा अगर ऑप्शंस का ट्रेड भी कहीं आपको मिलता है तो। 1-2 शेयर मैं और पता कर लेता हूँ। मैं हाई द ओपन इंटरेस्ट एंड विद द वॉल्यूम के साथ लॉन्ग्स चेक कर रहा हूँ। यस, एक बार जरा इरडा भी लेके आना। क्या अगली सीरीज में रोल ओवर करके जाना चाहिए कि नहीं करना चाहिए चंदन सर?
एक बार ज़रा चेक करना इरडा अगली सीरीज में रोल ओवर करना चाहिए कि नहीं? मेरे हिसाब से रोल ओवर किया जा सकता है, क्योंकि इस सीरीज में तेजी हुई है और ये तेजी पिछले लगभग 6-7 सीरीज के गिरावट के बाद हुई है। तो यहाँ पे यदि यहाँ पे होल्ड करता है तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर बनेंगे, क्योंकि जुलाई के बाद में जो भी रोल ओवर हुआ था वो शॉर्ट्स की तरफ कंट्रोल था, और अब जिस हिसाब से 50 डे में निकला है तो यहाँ पे शॉर्ट्स की कवरिंग देखने को मिलेगी। तो आई थिंक 169 का सपोर्ट ध्यान रखिए और 182-83 तक का बाउंस बन सकता है। ठीक है, देखते देखते वापस से 110 पॉइंट की बढ़त आ गई है निफ्टी के अंदर और 23,770 के लेवल को कर रहा है पार। ये आज के हाई को पार कर रहा है, ना केवल हाई को पार कर रहा है बल्कि नया हाई क्रिएट भी कर रहा है। तो जैसे हमने आपको सुबह भी बताया था कि पहले आधा घंटा हाई पार होता है या फिर लो ब्रेक होता है, इसको ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो हाई और लो में जो पहले 30 पॉइंट्स का रेशो था ना, वो करीब करीब अभी 90 पॉइंट्स में कन्वर्ट हुआ है। तो जो रेंज बनाई आज मार्केट ने निफ्टी की स्पेशली, वो अब 90 पॉइंट्स की रेंज हुई है। ये जो आप वर्टिकल राइज एंड फॉल देख पा रहे हैं ना, ये 90 पॉइंट की अभी अपना हाई ब्रेक करके अपर एज को पार करके नए लेवल्स की तरफ बढ़ रहा है और इसका पहला टकराव जो होगा वो 23,800 के लेवल से होगा। नरेश मेरानी भी मेरे को स्क्रीन पे दिखने लग गए हैं। नरेश भाई नमस्ते, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। 24,000 आ जाएगा सर अगले 2 दिन में। 27 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी है, तो फिर अगर 24,000 आने जा रहा है तो हम रोक लेते हैं 2 दिन, तभी माल काटेंगे फिर सारा। यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड है वो डिफिकल्ट हो जाता है। 23,800 का प्रीवियस हाई है, 24,100 के पास 200 डे मूविंग एवरेज आता है। तो यहाँ से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए इंडेक्स नेम्स में। स्मॉल कैप मिड कैप में शायद से स्टॉक स्पेसिफिक मूव चलता रहेगा, बट ये जोन से, ये जो 200 पॉइंट का जोन है, यहाँ से एक पॉज आना चाहिए। अब यहाँ पे ये स्ट्रेच भी हो सकता है 24,000 तक, वो डिफिकल्ट है कहना। ठीक है, ये बाजार को लेकर व्यू। निफ्टी की बात करें, 80-90 अंकों के आसपास की तेजी और 125 अंकों की तेजी अब हो गई है और निफ्टी बैंक है 225 अंकों पर। तो जो डिप्स आ रहे हैं ना, देखिए ये बुल मार्केट के सिग्नल्स भी होते हैं कि जहां भी लोगों को मौका मिल रहा है फिर वो कूदने की कोशिश करेंगे। और आज हम वो माहौल देख भी रहे हैं। लगातार 7वें सत्र में तेजी, कल की 300 अंकों की तूफानी तेजी के बाद आज फिर से निफ्टी ने 125 अंक जोड़ लिए। जो गेंस रह गए थे अभी 5-10 मिनट पहले 25-30 अंकों के, फिर से हो गए हैं करीब 125 अंकों के आसपास की। तो रिकवरी लोअर लेवल से काफी अच्छी दिख रही है। किरण जी, आपसे विदा लें उसके पहले एक शेयर पर जरा व्यू देते हुए जाइए। इंटरग्लोब एविएशन, लगातार हम अच्छी बाइंग देख रहे हैं इंटरग्लोब में। आज भी शुरुआत अच्छी की है इंटरग्लोब ने। आप ये बताइए कि आपके टारगेट सब क्या होंगे? यहाँ से 5,000 के ऊपर तो निकल गया शेयर ये। सो इंडिगो की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से डेली चार्ट प्राइस हमें देखने को मिल रहा है, काफी एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है 5,000 के ऊपर का। कहीं ना कहीं 3 दिन से पुल बैक आ रहा है, लेकिन 5,000 के लेवल को होल्ड रखा हुआ है। तो मेरे हिसाब से एक बार यहाँ पे थोड़ा रिस्की कॉल है, लेकिन ट्रेंडिंग पॉइंट के हिसाब से असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करना चाहिए। रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपको ज्यादा लगे तो 5,000 के पुट के साथ इसको हेज कर लीजिए, या तो फिर नीचे में 4,950 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। जब तक वो लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक चांसेस है ऊपर में आप 5200-5300 तक के टारगेट देख सकते हो। तो काफी स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग है, मेरे हिसाब से लॉन्ग करना चाहिए। ठीक है, 5200-5300 तक के टारगेट्स इंटरग्लोब एविएशन के शेयर में आ सकते हैं। 5,000 रुपए के ऊपर निकला है ये शेयर ये, और बेहतरीन इसके लिए तेजी के ट्रिगर्स भी बने हैं। देखिए, अब छुट्टियों का सीजन तो खैर अब शुरू हो जाएगा कुछ दिनों में, लेकिन उसके पहले महाकुंभ और इसके अलावा ईद की छुट्टियां, होली की छुट्टियां, ये तमाम छुट्टियों में चलते ट्रैवल सीजन बढ़िया रहा है। और कल हम आकाशा एयर के विनय दुबे से भी बातचीत कर रहे थे, उन्होंने भी कहा कि बहुत ही गजब की कमाई की है एयरलाइंस ने इस महाकुंभ के दौरान। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका किरण जी आज समय देने के लिए और तमाम शेयरों पर अपने व्यू हमसे साझा करने के लिए। इंडसइंड बैंक में फिर से प्रॉब्लम है, मतलब आज 1.25% के आसपास से गिरावट है। कोई भी क्लैरिफिकेशन आ रहा है बैंक की तरफ से, इन्वेस्टर्स पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। यहां तक कि आरबीआई को भी सामने आना पड़ा। आरबीआई ने भी कहा कि नहीं, बैंक की वित्तीय स्थिति में कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने एक्सटर्नल ऑडिटर को भी नियुक्त किया। कल एक खबर आई थी ग्रांट थॉर्टन को। आज फिर से हम देख रहे हैं कि प्रेशर है, 660 रुपए के आसपास का भाव है। चंदन जी, क्या व्यू है आपका इंडसइंड बैंक को लेकर? कोई आपसे पूछ रहा है कि क्या ये बाय ऑन डिप्स करें, आप क्या सलाह दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, मैं तो फोकस करूंगा एचडीएफसी बैंक, एक्सिस और आईसीआईसी बैंक और बैंक निफ्टी पे, क्योंकि इंडसइंड बैंक कहीं ना कहीं एक डेंट पड़ा है और डेंट को रिकवरी में बहुत टाइम लगेगा। आप देखोगे तो स्टार्ट ऑफ द मार्च और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फेब
1040 से लगभग 600 तक का एक बड़ा करेक्टिव मूव देखा था और उसके बाद में बाउंस होल्ड नहीं कर पा रहे, 700 के ऊपर काउंटर अपने आप को क्लोज देने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। तो हर्डल धीरे धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जब तक अब 685 690 नहीं निकलता है ऊपर की तरफ, बाउंस को होल्ड कर पाना काफी टफ रहेगा। वो या तो अवॉइड ही करें और या फिर 685 90 का लेवल निकले, तब जाके आपको स्टेबिलिटी के साइन यहाँ पर मिलेंगे। अभी हम बातचीत कर रहे थे और यही बात निकल के आई थी जो चंदन जी कह रहे हैं ना कि ये स्टेबिलिटी के एक बार साइंस आने दीजिए। चंदन जी तो फिर भी थोड़े से बुलिश हैं, 690 685 कह रहे हैं। कल ये था कि नहीं जब तक 700 ना आ जाए इंडसइंड बैंक को हाथ नहीं लगाना है, और काफ़ी बड़ी गिरावट का शिकार हुआ है जब से इन्होंने खुद ही जानकारी दी कि इनके डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में कुछ 1600 करोड़ रुपए के आसपास की गड़बड़ी की खबर आई थी। खबर 1600 करोड़ रुपए की थी, लेकिन मार्केट कैप की बात करें करीब करीब 17-18 हजार करोड़ रुपए वाइप आउट हो गया है और अब ये स्ट्रगल कर रहा है 660 रुपए के आसपास आके शेयर ये। लेकिन आज के सत्र की बात करें तो एक सेगमेंट है जहां पर आप बाइंग देख रहे होंगे, वो हैं सीमेंट वाले स्टॉक्स, अल्ट्राटेक, अंबुजा, इसके अलावा डालमिया भारत। ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आज तेजी देखने को मिल रही है। ये तेजी क्यों है जरा ये समझते हैं। देखिए यूबीएस की बुलिश रिपोर्ट आई है। यूबीएस ने अपने रिपोर्ट में कहा क्या है उसका निचोड़ लेकर हमारी सहयोगी स्नेही हमारे साथ हैं। स्नेही बताइए क्यों बुलिश है यूबीएस इन शेयरों को लेकर? जी हाँ, बिल्कुल। यूबीएस ने एक सीमेंट के क्षेत्र पर नोट निकाला है जहां पर वो सीमेंट के पूरे क्षेत्र पर काफ़ी पॉजिटिव है। वो कहते हैं कि जो बुरे दिन थे इस क्षेत्र के, जो एक रफ पैच था, उसका अब अंत होने वाला है और वो पहले नेगेटिव थे इस सेक्टर पर, अब वो पॉजिटिव हो गए हैं और वो एंटिसिपेट करते हैं कि जो अर्निंग्स का एक अपसाइकिल होगा वो भी FY26 में उसका अर्निंग्स भी ऊपर जाएगा पूरे क्षेत्र का। वो कहते हैं कि अर्निंग्स के साथ साथ डिमांड का भी एक बाउंस बैक होगा FY26 में, और स्ट्रक्चरल कॉस्ट रिडक्शन जो कि कंपनीज अभी अंडरटेक कर रही है, कॉस्ट रिडक्शन, वो भी इस सेक्टर के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा आगे जाके। वो कहते हैं कि जो दो मार्केट लीडर्स है इस बाजार में, अल्ट्राटेक और अंबुजा, उनको एक एडवांटेज है जब ये पूरा सेक्टर कंसोलिडेट हो रहा है, नए प्लेयर्स एंटर हो रहे हैं, तो ये दो बड़े प्लेयर्स को एक एडवांटेज, एक अपर हैंड मिलेगा, अल्ट्राटेक और अंबुजा। और वो कहते हैं कि सेक्टर स्लाइटली अभी थोड़ी सी हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है लास्ट 5 ईयर के मीन से, और 1 ईयर फॉरवर्ड EV EBITDA से ज़रा सा हल्का हाई ट्रेड कर रहा है सेक्टर। और अगर अभी उनके स्टॉक स्पेसिफिक पिक्स देखें तो अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए उन्होंने स्टॉक को बाई रेटिंग को अपग्रेड किया है न्यूट्रल रेटिंग से, और इसका टारगेट प्राइस भी बढ़ा दिया है 13,000 रुपये पर शेयर, 9,000 रुपये अर्लियर से। अंबुजा सीमेंट के बारे में बात करें तो इस स्टॉक को भी उन्होंने अपग्रेड किया है, बाई किया है सेल रेटिंग के कंपैरिजन में, और उसका टारगेट प्राइस भी हाइक किया है 620 रुपीज़ को कंपेयर टू 475 जो कि उसका अर्लियर टारगेट प्राइस था। ACC सीमेंट के लिए वो अपना बाई रेटिंग बरकरार रखते हैं, पर उन्होंने अपना टारगेट प्राइस कट किया है 2,250 रुपीज़ पर शेयर कंपेयर टू 2,450 रुपीज़ जो कि पहले का दाम था। और आखिर में डालमिया भारत, उन्होंने ये स्टॉक को भी अपग्रेड किया है सेल रेटिंग से बाई रेटिंग पर इस स्टॉक के लिए भी उन्होंने अपना टारगेट प्राइस कट किया है 2,100 रुपीज़ को कंपेयर टू 2,160 रुपीज़ जो कि उनका अर्लियर टारगेट था। तो ये था यूबीएस का नोट्स सीमेंट क्षेत्र पर, और बहुत ही पॉजिटिव है क्षेत्र पर आगे जाते हुए। ठीक है, शुक्रिया स्नेही। तो 4 शेयरों को लेकर यूबीएस की रिपोर्ट आई है और शेयरों में अच्छा मोमेंटम आज हम देख रहे हैं इस बाजार में भी, और ज़्यादातर शेयरों में हम देख रहे हैं कि रेटिंग को लेकर अपग्रेड है, टारगेट्स कुछ घटाए गए हैं, लेकिन आज हम चाल अच्छी देख रहे हैं। ये अल्ट्राटेक सीमेंट जो सबसे बड़ी कंपनी है सीमेंट स्पेस की मार्केट कैप के लिहाज से, अंबुजा और ACC को अगर आप जोड़ भी दीजिए जो कि सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट हैं, तो भी अल्ट्राटेक के बराबर नहीं है। इससे आप इसकी ताकत समझ सकते हैं और यहाँ से और बड़े टारगेट्स के लिए तैयारी आप कर लीजिए इन शेयरों में। लेकिन ऑप्शंस में आपके लिए मौके कहाँ पर है जरा ये समझते हैं और लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। तो ऑप्शन का एक बेहतरीन ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं लक्ष्मीकांत शुक्ला। लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए कहां पर आपके हिसाब से ट्रेड बन रहे हैं, पैसे कहां कमाएंगे हमारे दर्शक आज? सुप्रभात अभिषेक जी। आज के ऑप्शन चैंपियन में हम परसिस्टेंट के जो कॉल ऑप्शन है 5500 उसको रिकमेंड करना चाहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी IT स्टॉक्स में काफ़ी करेक्शन हम देख चुके हैं, बट पिछले 3 से 4 दिनों में हमें निचले स्तर पर स्टेबिलिटी दिखी है। और हम परसिस्टेंट के चार्ट पर नजर डालते हैं तो यहाँ पर हमें एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, और इसके अलावा यहाँ पर हमें एक बुलिश क्रॉसओवर भी नजर आ रहा है
200 और 20 DMA के आसपास। तो ओवरऑल ये जो रैशनल है ये स्ट्रेंथ बताता है आने वाले समय में कि हमें एक अच्छा खासा पुल बैक मूव परसिस्टेंट के कॉल ऑप्शन में दिखाई दे सकता है। तो हमें 5500 का कॉल ऑप्शन बाय करके चलना है अराउंड द रुपीज ऑफ 110, और जो इसमें एक्सपेक्टेड टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं अराउंड द लेवल ऑफ 180, और हमें यहाँ पर 15 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है, 75 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। अगर एक्सपेक्टेड टारगेट अचीव होते हैं तो 7000 रुपीज का रिवॉर्ड हम गेन कर सकते हैं, और अगर बाय चांस स्टॉप लॉस हिट होता है तो जो मैक्सिमम रिस्क है वो अराउंड 3500 रुपीज का है। कि 5500 वाली कॉल खरीदनी है 110 रुपए के भाव पर, और लक्ष्य 180 रुपए का होगा, स्टॉप लॉस होगा 75 रुपए का, अधिकतम मुनाफा 7000 का, अधिकतम नुकसान 3500 रुपए का। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से ये एक ठीक शेयर है, और 0.3% की तेजी भी हमें स्क्रीन पर दिख रही है परसिस्टेंट के शेयर में, और लगातार तेजी का ये तीसरा सत्र है। 5200 रुपए के आसपास ये शेयर लगातार चल रहा है, और करीब करीब 300-350 रुपए शेयर ने जोड़ लिए हैं। बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मीकांत जी, ये स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। नूरेश जी, एक बैंकिंग में जरा आप शेयर चेक कीजिए, चूंकि अब बैंकिंग में कल हमने बहुत ही गजब का माहौल देखा। एक ऐसा बैंक भी चला जहां पर हमने बहुत ज्यादा कोई उत्साह दिखा नहीं है। बंधन बैंक का शेयर फिर से 150 रुपए का हो गया है। आप कितने बुलिश हैं बंधन को लेकर? अगर हम निवेशकों की बात करें तो उन्होंने तो पैसा बनाया नहीं है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक समय 700 रुपए के आसपास के भाव इसके हुआ करते थे। बंधन बैंक क्या अपने रेंज से निकलेगा? कोई एक्साइटमेंट आप देख रहे हैं इसमें? टेक्निकली अगर हम देखें तो 2020 का भी लेवल 150 था लो का, आज भी वहीं पे है। उसके नीचे भी चला गया। तो और अगर हम देखें लास्ट 4 महीने का लो जो इंटरिम हाई है 155 का है। 155 के ऊपर जब ये सस्टेन हो जाए तब एक रिवर्सल इन प्लेस है, उसके बाद आप 148 के स्टॉप लॉस के साथ ले सकते हो। करंट लेवल्स पे रिस्की ये है कि अभी तक ट्रेंड चेंज हुआ नहीं है। इंडिकेशंस है कि पॉसिबली बॉटम हो चुका है, बट 155 के ऊपर ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। ठीक है, बंधन बैंक को लेकर ये व्यू। और रेलवे वाले शेयर में भी कल हमने रफ्तार अच्छी खासी देखी है चंदन जी। RVNL पर एक आपसे व्यू चाहिए। 325 वाला शेयर 425 का है, कल अच्छी तेजी हमने देखी, आज हल्की तेजी इसमें है। प्रॉफिट टेकिंग कर लें रेल विकास निगम में, या फिर आपको लगता है कि नहीं ये स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें, अभी और गुंजाइश है थोड़ी सी? देखिए, मेरे हिसाब से थोड़ी और गुंजाइश हो सकती है, इसको कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि राउंडिंग फॉर्मेशन यहाँ पे बन रहा है और एग्जैक्टली 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ये काउंटर काम कर रहा है। तो 368 के सपोर्ट रखे, अभी तक 385-390 तक के बाउंस यहाँ पे बनने चाहिए। ठीक है, 390 तक के बाउंस इसमें बनने चाहिए। 368 पर आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिए। और ये देखिए, अभिषेक अग्रवाल आज हमारे साथ होंगे 10:10 पर रॉकस्टार कैपिटल के। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि बाजार में आपकी रणनीति यहाँ से क्या होनी चाहिए। क्या नई खरीद का समय है? क्या फाइज की जो आंकड़े आ रहे हैं उसको सस्टेन मान लेना चाहिए? और रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर कितनी चिंताएं हैं बाजार को, ये सारी चीज समझने की कोशिश करेंगे। नूरेश जी, एक और शेयर आप जरा चेक कीजिए, वो है पेटीएम का। धीरे धीरे करके फिर से ये शेयर 800 रुपए की तरफ बढ़ चला है। पेटीएम अभी कितना और चलेगा? इस लेवल से कितनी गुंजाइश आपको दिख रही है? जो सबसे पहला रेजिस्टेंस है वो 820 का है, तो वहां तक का अपसाइड हो सकता है। स्टॉक ने अच्छा रिवर्सल दिया है लास्ट 3-4 दिनों में, तो अभी भी होल्ड रहेगा। 768 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा और अपसाइड 820 तक हो सकती है। ठीक है, पेटीएम को लेकर ये व्यू। 23,800 के ऊपर निकल गया है निफ्टी। बढ़िया बाइंग फिर से लौटी है। हमने शुरुआत में थोड़ी सी ऊपरी स्तरों से देखा कि नीचे आया था, लेकिन अब 150 अंकों पर निफ्टी। और निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब करीब 250 अंकों की तेजी हुआ है। ये आधे घंटे के अंदर ही हुआ है। यही बात हमने सुबह भी आपके सामने बात बोली थी कि सिर्फ आधा घंटा दे दो मार्केट को। अगर 23,800 ब्रेक करता है तो फिर आप जल्दी जल्दी माल मत काटना, तो अभी थोड़ा रुकना, फिर थोड़ी और कवरिंग कराएगा। और चंदन सर की बात सच हो सकती है कि हम 24,000 तक भी ड्रैग करके जा सकते हैं अगले 2 दिन में ही, है ना। तो 25 से लेकर 27 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी। चलो मैं आज और कल को भी जोड़ दूँ, 27 को छोड़ भी दूँ सारा दिन भी, तो 2 दिन में 200 पॉइंट जोड़ना बैंक निफ्टी के लिए तो बहुत छोटा सा काम रह जाएगा। और एक और बात, स्क्रीन से तोड़ना और गैप के साथ तोड़ने में फ़र्क होता है। और थोड़ी देर पहले सर आपको जो ऑप्शंस चेन के बारे में बता रहे थे कि शॉर्ट्स ट्रैप हुए हैं, कल हुए थे, इसलिए कल विक्स भी बढ़ा। कल इसलिए हमने आपको सुबह एक कॉल के बारे में बताया था, अनफॉर्चुनेटली हमारे प्रोड्यूसर साहब वो दिखा नहीं पाए। 23,500 की कॉल अगर आप कल देखते ना तो कल 250% बढ़ी थी वो, 250%।
और कल इसका जो ओपन इंटरेस्ट शेडिंग था वो 49% का था, यानी कि शॉर्ट स्क्वीजिंग के ही दम पर प्राइस एक्शन खच 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 मिल रहा है। आप इस देखो कि सिर्फ 50% ओपन इंटरेस्ट घटा और कॉल का जो प्रीमियम है वो 250% से ज़्यादा बढ़ा, है ना। आप इसी से अंदाज़ा लगा लो कि शॉर्ट्स कितने ज़्यादा बेचैन हुए हैं कि अब हमारा माल कट रहा है या फिर अब हमारे को दिक्कत आ रही है। तो ये चीज़ अच्छी है, पॉइंट है। बैंक निफ्टी भी 300 पॉइंट ऊपर आ गए, 52,000 का लेवल इसने भी दिखा दिया। तो 52,000 और 23,800 ये दोनों लेवल स्क्रीन पर दिख गए अब आपको, ठीक है, जो आज के मेरे हिसाब से मेरे टारगेट से जो ऑलमोस्ट हो गए। 23,800 तक हमारी सारी कैलकुलेशंस थी, हमने कल परसों भी आपको बताया था। अब मेरे को इससे ऊपर जो भी है वो गेस्ट ही बता पाएंगे, मैं नहीं बता पाऊंगा। मेरा जो बैंडविड्थ थी कैलकुलेशंस करने की वो यहीं पे आके ख़त्म हो जाती है और सेम विद 52,000 पे आके बैंक निफ्टी भी ख़त्म होती है। तो इसलिए अब चंदन सर आपको और अच्छे से गाइड करेंगे। और चंदन सर ये और चलेगा ना, देखो जैसे ही 23,800 पार हुआ 50 पॉइंट सिर्फ 5 मिनट भी नहीं लगे, 5 मिनट भी क्या 2 मिनट भी नहीं लगे, 50 पॉइंट निफ्टी ने जोड़ ली। ये जो एग्रेशन है शॉर्ट कवरिंग का ये साफ साफ देखने को मिल रहा है, साफ देखने को मिल रहा है। और अगर थोड़ा बहुत और अच्छी सी खबर कहीं आ जाए तो फिर तो एक गैप करके और तोड़फोड़ मचा देंगे। चंदन सर एक बार आपका टेक निफ्टी पे। मेरा टेक यही है, जब बॉल बेट पे आए ना तो फिर बाउंड्री से चुकना नहीं चाहिए, वहां पे टिक टिक करके 1-2 स्कोर लगाने से कोई मतलब नहीं है। पिछले लगभग 8 दिनों से ऐसा ही मार्केट बना हुआ है, तो मोमेंटम है, मोमेंटम को कंट्रोल रखें, ट्रेलिंग रखें। मेरा ऐसा मानना है 24,000 और 24,444 ये जो मेरे अगले लक्ष्य है वो बाजार छूता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इंडेक्स किसी भी हद तक हायर हाइज हायर लोज का सीक्वेंस नहीं तोड़ रहा है। कॉल राइटर्स बाजार में ट्रेप है। 5 महीने से जो कॉल राइटर्स राइट कर करके नीचे की तरफ पोजीशन ले जा रहे थे उनको पहली बार पेन हुआ है, और वॉल्यूम वेटेज एवरेज वीकली और मंथली से काफी ऊपर है। इसके लिए हम यहाँ पे 23,500 के सपोर्ट से 24,000 तक के लिए कन्विक्शन है। और इनफैक्ट मॉर्निंग डिप को भी खरीदारी की सलाह दी थी, और मॉर्निंग डिप से आप देख रहे हो लगभग बाजार ने 200 पॉइंट का रन दिखा चुका है। तो मेरा मानना है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भले ही ऊपर के लेवल पे फेवरेबल करेगा, और वैसे भी मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं करता है तो आप ऑप्शन में चले जाइए लिमिटेड रिस्क में, और एक प्रीमियम पे करके या फिर ऑप्शन के स्प्रेड बना लीजिए। बट मेरा ऐसा मानना है कि जब तक अब 23,620 नहीं तोड़ता है इमीडिएट में, पहले 23,500 की बात कर रहा था, अब 23,620 की बात कर रहा हूं क्योंकि मार्केट बढ़ चुका है, तब तक आप 24,000 और 24,444 तक की तैयारी करनी चाहिए। डिम्पी आप देखिए रिलायंस पूरा का पूरा रिकवर करके फिर से 1300 के ऊपर आ गया है। एचडीएफसी बैंक में करीब 1.5% के आसपास की तेजी है, यानी कि 1800 रुपये के ऊपर जाकर और मजबूत हो रहा है। और 5 फरवरी के बाद ये हम निफ्टी के लेवल्स देख रहे हैं। मतलब जिस 24,000 की बातचीत कर रहे थे, मतलब एग्रेशन इस तरह का है। और जो उदाहरण दे रहे थे चंदन जी कि नहीं बॉल जब बैट पे आए तो आप हिट कीजिए। एक बहुत बड़े प्लेयर हुए थे विव रिचर्ड्स, उनका ये कहना था कि सी द बॉल हिट द बॉल, पिच कैसी है, बॉलर कैसा है, ये सारी चीजें मैटर नहीं करती। वही अप्रोच दिख रहा है अभी ट्रेडर्स का फिलहाल बाजार में। नहीं वो बात होनी भी चाहिए, क्योंकि ये मार्केट ऐसा ही है, अगर आपने एक बार भी हिट नहीं किया तो फिर आपसे वो दूसरी बार हिट करा ही नहीं जाएगा। तो जिन्होंने 22,000 पे खरीदा नहीं गया, 22,200 पे 300 पे खरीदा नहीं गया, फिर आपसे खरीदा ही नहीं गया, क्योंकि फिर तो मार्केट ने एक तरफा कर दिया। जो मैं चार्ट्स आपको दिखाना चाहता था स्क्रीन पर, एक बार ज़रा दिखा दीजिए। ये जो डॉट डॉट वाली लाइन है ये 22,800 तक की लाइन थी, जो हमने कल भी आपको दिखाई थी, पहले भी एक बार आपको दिखा चुके हैं। ये वही थी जहाँ पे सेंस ऑफ अ कन्फ्यूजन, बार बार आप ऊपर नीचे और थे। लेकिन जैसे आपने पार किया तो उसके बाद आपको तो फटाफट बैटिंग करनी थी, और उसके बाद बैटिंग का नतीजा निकला कि आप देखो करीब 22,800 से आज हम 23,800 पे खड़े हैं। 1000 पॉइंट इन निफ्टी 1 2 3 4 5 सेशन में आ गए। 5 सेशन में 1000 पॉइंट्स आए। चंदन सर आप कुछ कहना चाहते हैं प्लीज? बिल्कुल, मैं इसी चार्ट को एक्सप्लेन करना चाहता हूं मैं अपने तरीके से। काफी अच्छा आपने स्टडी किया। यदि आप निफ्टी का चार्ट लगाते हो तो एक इंटरेस्टिंग स्टडी बताता हूं, और स्टडी को मैंने आज से 15 दिन पहले शेयर किया था। आप देखिए 27 सितंबर का जो हाई था आपके चार्ट पे वो 26,277 है जो टॉप है। उसके बाद में 27 सितंबर हम 2024 के टॉप की बात कर रहे हैं, 26,277 का हाई था। उस हाई से बाजार 3,000 पॉइंट गिरा था, और 21 नवंबर को 23,263 के बॉटम बने थे। यहां से बाजार गिरा था 3,000 पॉइंट, बीच आगे वाला बॉटम जो येलो लाइन पहले टेस्ट कर रही है, बिल्कुल 21 नवंबर को ये था आपका 3,000 पॉइंट का। उसके बाद में जो 3,000 पॉइंट गिरा था उससे 1,500 पॉइंट का मार्केट ने बाउंस दिखाया, जो आपके चैनल का अपर बैंड है, और 1,500 पॉइंट का बाउंस बना था 5 दिसंबर को।
24,857 के आसपास, और उसके बाद में सेम लगभग 3,000 पॉइंट का डिक्लाइन होकर रिकवर हुआ है। मेरे हिसाब से हार्मोनिक एबीसीडी पैटर्न का बॉटम बनना चाहिए था 21,850 22,000, और जब भी ऐसा पैटर्न बनता है जितना गिरता है उसका 1.25 गुना मूवमेंट आया है। तो यानी कि मेरा ऐसा मानना है कि रैली पूरी 2200 पॉइंट तक एक्सटेंड होगी, बॉटम से 2200 पॉइंट तक का मूवमेंट बाजार में बनना चाहिए, और 22,000 से 2200 पॉइंट आप देखते हो तो लगभग 24,200 तक के टारगेट आते हैं। तो ये एक हार्मोनिक पैटर्न है, एग्जैक्टली गिरा, रिट्रेसमेंट टेस्ट हुआ, सेम गिरा, रिकवरी हो रहा है। तो इस तरह से मेरा मानना है कि आपने जो चार्ट दिखाया काफी अच्छा दिखाया है, और आपको साथ में शुभकामना भी देना चाहता हूं कि इस तरह से आप दर्शकों का हौसला है वो बढ़ा रहे हो कि कैसे प्राइस बिहेवियर मार्केट में दिखाई दे रहा है। ठीक है चंदन सर, थैंक यू वेरी मच आपका भी, और आज आपने समय भी निकाला, हमको गाइड भी किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ना केवल हम इंडाइसिस पर, स्टॉक्स पर आपको बाय सेल करवाते रहेंगे, बल्कि आपको सावधान भी करेंगे